रशिया के अंदर, मार्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई -65 डिग्री बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर है, वहाँ पे -71 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है मून के अंदर बोल, तो इतना ठंडा है वो इलाका। और अगर आपने प्रॉपर गियर नहीं पहने तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भाई आपके ग्लव्स से उंगली निकल गई थोड़ी देर बाद आपके ना ये मतलब ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज़बरदस्त दर्द होगा, जल्दी मुझे आग में मेरा हाथ डाल दो ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपने नहीं किया तो आपका नीला पड़ेगा, थोड़ी देर बाद फिर उसका एक ही इलाज है, हाथ काटना पड़ेगा भाई सीधा उसका। अफ्रीका में इथोपिया करके एक कंट्री है, वहाँ पे वोल्केनो चल रहा है, लाइक उसमें आग लगी हुई है, आग के लपटें उठ रही है, वहाँ से भी टॉक्सिक स्मेल आ रही है। तो वहाँ जाके पता लगा कि लोग तो 50 डिग्री से ऊपर में सर्वाइव कर रहे हैं, कोई पंखा एसी भी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, और धूप यूवी रेज इतनी हाई है, कुछ होता नहीं है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। काबुल में ना एक बाजार में घूम रहा था, एक बार मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ, अचानक से आया, उसने सीधे को बोला कुछ नहीं, सीधा मेरा हाथ ऐसे कलाई से पकड़ लिया। वो कहता है, और वो अपनी किसी ने पश्तो में बोला ऐसे चल, और हाथ में गन। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि हम ट्रैवल के अराउंड बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये वाला पॉडकास्ट भी ट्रैवल के अराउंड ही होने वाला है। और काफ़ी नई बातें पता चलने वाली है आपको, जैसे कि जिनको हमने बुलाया है वो दुनिया के हॉटेस्ट कंट्री में जा चुके हैं, और उसको अर्थ का पाताल लोक भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ कोल्डेस्ट जगह भी वो जा चुके हैं। तो जिनको हमने बुलाया वो शख्स हैं विशाल टंडन। भाई स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और सुनो भाई, क्या मौज बाहर आ रही है, क्या चल रहा है? भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी हाल फिलहाल एकदम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके आए हैं ईरान से। अरे हाँ भैया, आप ईरान से वापस आए ना भाई, क्या सीन चल रहा है अभी वहाँ पे? भाई अभी तो आप देख ही रहे हो कि इजराइल ने क्या धमाका मचा रखा है वहाँ पे। तो आपको पता था वॉर होने वाली है इसलिए आप निकल के आए हो, या फिर क्या सीन था, या आप रेस्क्यू होके आए हो, क्या? मेरी किस्मत अच्छी थी भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, किस्मत अच्छी थी। केवल 3 दिन बाद ही वॉर स्टार्ट हो गई, जिस दिन मैं ईरान से निकला। 9 चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल दिख रही थी, मेरे ख्याल से किसी को आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, और सडनली ऐसा हो गया। पर उस टाइम पे कुछ चल रही थी वार्निंग्स वगैरह, कुछ पता था वहाँ के लोगों को भी हो यार सकता कुछ है तो लाइक मेरे को ऐसे सड़क पे तो दिखाई दे रहे थे, लाइक कुछ पुलिस वाले कुछ जगहों पे कुछ, क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो ऑलवेज ऐसा डेंजर में रहती है थोड़ी सी। तो फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ पे हर समय ना सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। जब मैं लास्ट टाइम, अच्छा ये मेरा सेकंड टाइम था, इससे पहले मैं एक बार ईरान गया था। तो जब मैं अफ़गानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके ईरान पहुँचा, तो बॉर्डर पे तो उन्होंने निकाल दिया मेरे को। जब बॉर्डर से थोड़ी देर आगे चले हम लोग 7-8 किलोमीटर दूर, तो एक चेक पोस्ट पड़ता है। एक भाई था मेरे साथ, वो भी अफ़गानिस्तान में घूम रहा था, तो उसके पास वो अफ़गानी कपड़े पहन रखे थे, उसने एकदम प्रॉपर जो सलवार कमीज़ होती है ना। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करे, सलवार कमीज़ उतार दे भाई, पैंट वैंट पहन लेते हैं अपन, नॉर्मल जगह कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे। कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहना, मैं तो निकल गया, उसको देख के उन्होंने रोक लिया कि क्या चक्कर है भैया। फिर बैग में हमारे कैमरा देख लिया उन्होंने। अब भाई बैग में उसने उसको रोक लिया, पकड़ लिया। मैं ना गाड़ी में टैक्सी वाले के साथ साइड में खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि वो आएगा थोड़ी देर में। आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, मैंने कहा क्या हो गया। फिर मेरे को दिखाई दिया भाई पुलिस वाले हाथ वाथ पकड़ के ले जा रहे हैं उसको। अरे फिर अरे भाई बहुत खतरनाक, मेरे तो एकदम मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कहाँ ले जा रहे हैं इसको। अंदर ले गए उसको, फिर उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद निकला, बाहर आया, फिर अंदर बुलाया। गर्मी इतनी ज़्यादा कि भाई एकदम लाइक जून जुलाई का मौसम चल रहा है, एकदम पसीने पसीने बंदा हो रखा है। कहाँ पर आए, फेमस बंदा है, नाम नहीं लूँगा उसका। तो कहाँ पर आए वो खड़ा हुआ, और वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मतलब गया, वो बहुत घूमा हुआ है लाइक खतरनाक कंट्रीज़ में। मैंने कहा कुछ तगड़ा ही पंगा हुआ होगा जो ऐसा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद वो आया गाड़ी के पास, कहता है इसका बैग कौन सा है। कहता है ये बैग है। कहता है अच्छा। उसने मेरे को देखा, कहता है कि तुम उसके साथ हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं मुझे अनफॉर्चुनेटली यस अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अब भाई दोस्त है यार, चाहे कुछ भी हो, मुसीबत में है तो साथ में रहेंगे और क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो कहता तू भी आ जा भाई, तू भी अपना बैग ले आ जा अंदर। वो आया भाई, उसने भाई हमारे क्या नाम है फ़ोन देखना स्टार्ट किया, पूरा एक एक चीज़ देख रहा है। कह रहा है यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, रशिया कौन जाता है, ये कौन जाता है। उसके बाद कहता है अफ़गानिस्तान क्या करने गया था। उसमें तालिबान के साथ फ़ोटो देख रहा है, लाइक मैं तो इंटरव्यू वगैरह लिए थे तालिबान के, तो उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी थे। तो उसने बिठा के फिर भाई जो मतलब इतने सवाल पूछे, ये सब। तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं भाई, हल्का हल्का बस दिखा रहे थे दिस वॉट, और जब हम अंग्रेज़ी में जवाब दे रहे समझ नहीं रहे। और वो लोग मुझे लगता है नेशनलिस्ट, मतलब पता नहीं क्या है उनके अंदर कि वो इंग्लिश शायद जानबूझ के नहीं बोल रहे थे। और वहाँ पे सबसे गंदी चीज़ कि आपका VPN के बिना कुछ काम नहीं करता। तो अब आप वहाँ पे ट्रांसलेटर क्या यूज़ करोगे,
या फिर आप अभी बॉर्डर क्रॉस किया है तो अब तो सिम भी नहीं लिए आपने इतनी देर में भाई। फिर वो बहुत देर तक उन्होंने हमें पूछा, मतलब बहुत परेशान किया। तो थोड़ी देर बाद आप उसने ये बता सकते हो कि YouTube खोल के उनको दिखा सकते हो? बोला, वो कोशिश कर रहा था लेकिन यूट्यूब चल नहीं रहा था। ओके। तो मैं तो वही चाह रहा था, मैं यूट्यूबर, अब वहाँ पे यूट्यूब भी नहीं चलता तो आम आदमी हो तो यूट्यूब देखता होगा। हाँ भाई आप कौन सा एक्सपीरियंस लेने अफगानिस्तान के बॉर्डर से ईरान जा रहे थे? आपको क्या चुल पड़ी? आपने क्या देखा ऐसा इंटरनेट पे कि मुझे वहां जाना है? यार भाई ऐसा था कि अफगानिस्तान में का प्लान था, अफगानिस्तान का ईरान का वीज़ा पहले ही ले रखा था। सोचा था कि ईरान जाएंगे क्योंकि ईरान के बारे में काफ़ी सुना था, लोग बोलते थे कि इतना मतलब कंजर्वेटिव कंट्री है, थोड़ा ये है वो है। तो हमने सोचा जाके देखते हैं कि एक्चुअल में ईरान में क्या सीन है। तो पास में ही था तो ईरान निकल गए। फिर भाई उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें छोड़ा। फिर लास्ट में ना मुझे लगता है उन्होंने हमारे फ़ोन में या फिर लाइक लैपटॉप में कुछ तो उन्होंने इंस्टॉल किया, क्योंकि पहले बहुत सवाल पूछे, फिर हमारा लैपटॉप गैजेट्स अंदर रख के फिर हमें बाहर भेजा। फिर थोड़ी देर बाद अंदर बुला के कहते हैं ओके आई एम सॉरी यू कैन गो। सॉरी बोला? हाँ सॉरी बोला। और इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ इंस्टॉल किया। और साथ में जो भाई था वो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा भाई। सो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। मैंने कहा भाई शांत हो जा। कहता अब तो गया भाई ईरान में। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा भाई, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे। तो ईरान जो है, क्या नाम है, मेरा कहने का मतलब ये था कि सिक्योरिटी वहाँ पे हमेशा से ही हाई रहती है। तो ये हम बता नहीं सकते कि एक्चुअल में ये सिक्योरिटी किसी स्पेशल वे की वजह से या फिर नॉर्मली है, मतलब और भाई जैसे बात हो रही थी कि आप हॉटेस्ट जगह गए हो, तो उसके बारे में बताओ भाई, कैसा था वहाँ पे, कैसा रहता है वहाँ पे रहना, और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने हाई टेम्परेचर में रहना। भाई हमारे गरुड़ पुराण में संस्कृत में कुछ लिखा, उसका हिंदी में मतलब ये होता है कि पाताल लोक के अंदर हमारा जो है ना नरक होता है, ठीक है। वहाँ से फाउल स्मेल आती है, मतलब बदबू आती है, और वहाँ पे लावा होते हैं जलते हुए। भाई ये पाताल लोक ही था मेरे लिए। मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं ज़िंदगी में। मतलब जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या क्या है आप कहाँ देखो। पर है ये, एक बार जो व्यूअर्स है? जब आप अफ्रीका में जाते हो तो अफ्रीका में इथोपिया करके एक कंट्री है, और इथोपिया के अंदर एक जगह है अफार डेजर्ट, और अफार डेजर्ट के अंदर ये दानाकिल डिप्रेशन करके जगह पड़ती है। अपने सी लेवल के ऊपर तो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, लाइक माउंटेन होते हैं, सी लेवल पे होते हैं। ये जगह इस सी लेवल से 125 मीटर नीचे है। 125 मीटर? 125 मीटर नीचे है। तो इसे लैंड का डीपेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ डीपेस्ट पॉइंट, वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। तो इस चक्कर में टेम्परेचर लाइक भाई 50 डिग्री से ऊपर कॉन्स्टेंटली रहता है, कोई भी चीज़ उगती नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा इतनी ज़बरदस्त जगह है कि वहाँ पे नेट जियो ने ये बोला कि भाई ये तो वर्ल्ड की सबसे हॉस्टाइल जगहों में से एक है, और मार्स में लाइफ कैसी दिखेगी इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है साइंटिस्ट की। तो जब मैं वहाँ पे गया था, एक तो मतलब मैंने ये देखा कि पहले हम नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमें गर्मी लगती है यार, हमें सोचते हैं यार कि 30-40 डिग्री यार बहुत गर्म हो गया, कैसे रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ जाके पता लगा कि लोग तो 50 डिग्री से ऊपर में सर्वाइव कर रहे हैं। कोई पंखा एसी भी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, और धूप यूवी रेज इतनी हाई है, कुछ उगता नहीं है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे लाइव लावा की लेक्स हैं, उन लेक्स से स्मेल आती रहती है पूरी, जैसे जैसे टॉक्सिक स्मेल आती है ना, सल्फ़र की, क्लोराइड की, ये सब स्मेल उड़ती रहती है वहाँ से। तो वो एरिया कितना बड़ा है भाई? जैसे आपने बताया कि 125 मीटर आप वो नीचे है सी लेवल से, तो वो एरिया कितना बड़ा है? वो एरिया काफ़ी बड़ा है, मतलब जो वो पूरा एरिया डेजर्ट के अंदर आता है, उसमें बहुत बड़ा एरिया, लाइक ऐसा वो स्पेसिफिक एरिया नहीं है। वो डेजर्ट के अंदर बहुत तरीके की जगहें हैं। जैसे ये एक पार्ट है उसका, एक जगह लाइव वोल्केनो चल रहा है, लाइक उसमें आग लगी हुई है, आग के लपटें उठ रही है, वहाँ से भी टॉक्सिक स्मेल आ रही है। तो जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे क्या नाम है, रात के टाइम पे हमने वहाँ पे वॉक करके हम लावा वगैरह देखा, हमने वहाँ से धुआं निकल रहा था। और जब वापस आए तो वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर ही ऐसे छोटे छोटे ना पत्थर को एक के ऊपर एक करके वहाँ पे एक छोटी सी हट बना देते हैं, वहाँ पे सोते हैं। अब भाई मैं सोच रहा ये तो या तो ये हट गिरेगी या ये जो धुआं आ रहा है ये मार देगा, सुबह जिंदा बच गए तो। अच्छा, एक दिन आप रुके वहां पर? हाँ, रात तो को ये रुके कैसा हमने। टूर होता है? किस लोगों के साथ जाना पड़ता है? कुछ कपड़े पहन के जाना होता है? कुछ बताओ कैसे जाते हैं। भाई ये जो ट्रिप है ना, ये आप सोलो ट्रिप भी अकेले नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ का लैंडस्केप इतना ज़्यादा हार्श है, इतना डेजर्ट है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि मतलब आपका दिमाग एकदम वैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक ट्रैवल एजेंसी हायर करनी होती है। वहाँ पे फिर वो आपके साथ एक 4x4 व्हीकल लेते हैं, उसमें फिर आपके साथ एक कुक जाता है, सारे सर्वाइवल इक्विपमेंट जाते हैं,
उसके साथ आपके साथ एक वो जाता है, बॉडीगार्ड जाता है जिसके पास बंदूक वगैरह भी होती है, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है बिल्कुल, और ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पे। आपको नहीं पता कौन आपको बीच में लूटने की कोशिश करेगा, क्या होगा। तो इस तरीके का ट्रिप रहता है, तो उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करनी कितने पड़ती लोग है। गए थे आपके साथ ग्रुप में? मेरे साथ 5-6 लोग और थे, और सारे बाहर के ही थे, लाइक अमेरिकन्स थे और कुछ ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, तो कुछ वो आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं? डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि लाइक मतलब हमारी सारी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करो, इधर उधर ज़्यादा, जैसे हमने आपसे बोला है, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो मतलब इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। आप मतलब वो थोड़ा सा डाउन प्ले करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो आपको ज़्यादा डेंजरस होकर बताएंगे तो आप मतलब मना ही थोड़ा डर कर जाओगे, दोगे। मना भी कर सकते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि लाइक अगर आप वहाँ पे जाते हो तो लाइक आपको थोड़ा गैस मास्क वगैरह भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सर्वाइव, क्योंकि बताते हैं कि 20% जो लोग वहाँ पे जाते हैं ना, हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, या फिर डेथ भी हो सकती है अगर आपकी बॉडी कंडीशन सही नहीं है तो। और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो क्या खाते हैं, कुछ उनका लाइफस्टाइल वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं अफार लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे खाने के लिए कुछ उगता तो है नहीं, तो गवर्नमेंट की एक गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार, तो वो सामान छोड़ के जाती है वहाँ पे, वही वो लोग खाते हैं। बकरी खा लेते हैं, जैसे ज़्यादातर मीट ही खाते हैं सब, जो बकरी होती है, और थोड़ा बहुत अनाज गवर्नमेंट दे के जाती है तो वो हो जाता है। और बच्चियों की जो शादी है वहाँ पे, जो छोटी बच्ची हैं उनकी 13 साल की उम्र में शादी कर देते हैं वो लोग। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों की शादी के बाद ही मौत हो जाती है बच्चियों की, या फिर बच्चे पैदा करने के मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनकी डेथ हो जाती है। तो वो इस टाइप का सीन वहाँ पे रहता है, और बल्कि और एक आदमी कई शादियाँ कर सकता है। अच्छा, ये तो ट्राइबल में तो बहुत ओपन होते हैं वो लोग, शादी और ये एक्स्ट्रा मैरिटल और ये वो। हमने तो ये भी सुना है एक ट्राइब है जो वेलकम में ही गेस्ट को अपनी वाइफ ऑफर कर देते। मेहमान नवाजी में आ जाओ, खातिरदारी। नामीबिया में हिम्बर ट्राइब है, वो मिट्टी वगैरह पूरे बालों पे लगा के रखते हैं। हाँ, आप गए हो वहाँ पे? मैं हिम्बर ट्राइब नहीं गया हूँ, लेकिन इथोपिया में काफ़ी ट्राइब्स दिखे, जैसे मुर्सी ट्राइब। वहाँ पे क्या स्ट्रेंज ट्राइब्स हैं? मुर्सी में जैसे वो अपनी लिप प्लेट पहनती है इतनी बड़ी बड़ी, अच्छा, वो जो फाड़ के, हाँ हाँ हाँ, आपने देखा होगा भाई। वो तो वो बात करते हैं आपसे जब आप जाते हो, तो क्या लैंग्वेज गैप होता है या? वो लैंग्वेज गैप होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्राइबल लोग हैं, वो लैंग्वेज नहीं जानते हैं। उनकी ट्राइबल लैंग्वेज भी एक तो कंट्री की लैंग्वेज है वहाँ पे जो अमेरिक बोल रहे हैं, कई लोग तो वो लैंग्वेज भी नहीं जानते उस कंट्री में बोलने वाली, वो केवल ट्राइबल लैंग्वेज जानते हैं, बिल्कुल लोकल। तो वो आपसे बात नहीं कर सकते, और आप बिना गाइड के जा नहीं सकते उधर, क्योंकि अगर आप बिना गाइड के जाओगे, एक आउटसाइडर हो, आपको नहीं, वो खतरा समझ के आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप सड़क पे जाओगे ना, वो लोग नंगे घूम रहे होते हैं ऐसे, वो लेके लाइक स्टिक लेके, और लंबे चौड़े होते हैं भाई, पता चला कर दिया काम, वहीं खड़े हो गए उन्होंने। तो भाई जैसे आप इतनी एक्सट्रीम जगह गए, तो आपके उसके बाद जब आप वापस आए वहाँ पे देखे आपने वैसे लोग, तो आपका कुछ पर्सपेक्टिव बदला लाइफ को लेकर, या बिल्कुल कुछ बदला यार। क्या लेकर आए आप वहाँ से अपने मेरे साथ? को ऐसा लगा कि ह्यूमन लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, भाई इतनी गर्मी हो गई यार, नहीं एसी के बिना काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई वहाँ देखो यार, लोग +50 डिग्री कांस्टेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, विदाउट एसी, विदाउट वो, मतलब इतनी सारी कमी है वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमंस जो है ना, हम बहुत रेजिलेंट होते हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, बस हमें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की देर है। जब हम वहाँ जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो ये भी कर सकते हैं भाई, हम तो ये भी कर सकते हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, बट जब उस सिचुएशन में आते हैं तब रियलाइज़ होता है। और साथ ही साथ आप भाई एक्सट्रीम कोल्ड जगह भी गए हो, जो अर्थ की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सिटी है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये कौन सी जगह है? माइंड ब्लोइंग भाई। रशिया के अंदर साइबेरिया रीजन पड़ता है, और उसके अंदर साखा रिपब्लिक करके एक रिपब्लिक है। तो उस रिपब्लिक के अंदर याकुत्स्क सिटी है। याकुत्स्क सिटी जो है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, वो उसकी कैपिटल सिटी है। फॉर एग्जांपल, जो साखा रिपब्लिक का साइज़ है वो भाई इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा, वो इंडिया से भी बड़ी है लैंड में? हाँ, लैंड मास वो इंडिया से भी बड़ा है। अब आपके इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल नहीं 430 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 2.5 लोग रहते हैं। आप सोचो कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है, और -50 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर है वहाँ पे, मतलब ठंड के समय पे -50 -55। गर्मियों में कम होता है, बढ़ता है थोड़ा। गर्मियों में भी कितना आ गर्मियाँ जाता 2-3 महीने की गर्मी है, 2 महीने की और गर्मी फिर है भी बस। कितना ही आ जाता होगा -50 से,
20 आ जाता होगा, हाँ, वो -15 आ जाता होगा। 10 डिग्री के आसपास ऐसा हो जाता होगा। तो आप सोचो कि मार्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई -65 डिग्री बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर है, वहाँ पे -71 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है, मून के अंदर बोलते हैं। तो इतना ठंडा है वो इलाका। अगर आप जैसे थोड़ी देर बाहर जाओगे ना, और अगर आपने प्रॉपर गियर नहीं पहने तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने भाई आपके ग्लव्स से उंगली निकल गई थोड़ी सी, थोड़ी देर बाद आपके ना ये मतलब ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज़बरदस्त दर्द होगा कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। आप एकदम ऐसे हाथ हिलाने लगोगे, भाई क्या हो गया मेरे को, खून क्या हो जम गया? जाएगा पूरा। जल्दी मुझे आग में मेरा हाथ डाल दो, ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपने नहीं किया तो आपका नीला पड़ेगा, थोड़ी देर बाद फिर उसका एक ही इलाज है, हाथ काटना पड़ेगा भाई सीधा उसका। इस चक्कर में वहाँ पे दारू भी भाई प्रॉपर टाइमिंग के बाद नहीं मिलती, मतलब 6-7 बजे के बाद दारू नहीं मिलती वहाँ पे, क्योंकि अगर दारू मिलने लगी लोग पी पा के इधर लेट उधर गए नहीं पड़े हैं। और उसके चक्कर में कुछ खुला रह गया उनका शरीर का पार्ट, तो मर गए। आप थोड़ी देर बाद बाहर जाओगे, आईब्रोज के ऊपर तो आप देखो पूरी एकदम बर्फ जम जाती है यार। आपका सेब होता है ना, सेब, अगर आप कोई भी फल, सेब, केले, ऐसी चीज़ आप बाहर रख दो, वो थोड़ी देर बाद इतनी पत्थर हो जाएगी, वो एकदम हथौड़ी का काम कर सकती है, आप उससे खील ठोक सकते हो। तो वहाँ के लोग भाई क्या लाइफस्टाइल है? आप कितने दिन रुके वहाँ पर? मैं वहाँ पे करीब 7 दिन था, और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल यार मतलब पूरी दुनिया से अलग जगह है। क्योंकि जब इतनी ठंडी जगह है, एक तो क्या है कि जो सरफेस लेवल से 1500 मीटर्स तक डीप तक वहाँ पे आइस है, वो आइस के ऊपर पूरी सिटी बनी हुई है। तो अब क्या होता है, जितने भी घर बनते हैं अगर आप डायरेक्ट आइस के ऊपर बना दोगे, अब घर में 24 घंटे हीटिंग चाहिए आपको, उसके बिना तो मर जाओगे आप। तो अब हीटिंग के लिए जब घर हीट होगा तो हीट की वजह से नीचे भी हीट जाएगी थोड़ी, और नीचे बर्फ़ है, अब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी ज़मीन। अनस्टेबल होगी ज़मीन तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो वो स्टिल्ट बना बना के उसके ऊपर वो घरों को बनाते हैं। वहाँ पे पुराने कुछ ऐसे घर हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गया ये देख के। तो जब मैं घूम रहा था वहाँ पे, मैंने गाड़ी में देखा है कि बंदे मतलब ऐसे भी घर थे जो ज़मीन पे बने हुए तो पूरे टेढ़े हो चुके थे। मैंने कहा यार, ये जब इन्हें इतनी नॉलेज है, जब ऐसी जगह है, तो इन्होंने ऐसे घर बनाए क्या, क्यों? तो फिर मेरे को पता लगा ये हुआ क्या था कि सोवियत यूनियन के टाइम पे जब यहाँ पे, अब आप ये सोचोगे यहाँ पे लोग रहते क्यों हैं, सबसे पहले आपको सवाल ये पूछना चाहिए। सही बात है कि अडैप्ट कैसे कर रहे हैं उसको, हाँ, रहना ही क्यों है ऐसे रहे हैं। बियर्ड जगह पे। हाँ। है क्या कि वो नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के है वहाँ पे, ऑयल, गैस। वहाँ पे पूरे रशिया का सबसे ज़्यादा डायमंड वहीं से आता है, सारे ऑयल गैस के फील्ड्स वहीं पे हैं। तो जब वहाँ पे उस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज मिले तो लोगों ने ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को भेजना चालू किया। पहले तो वो लोग ना प्रिजनर लोगों को भेज देते थे, जो बंदा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है उसको भेज दो, उनसे वो काम करवाते थे एक सजा के तौर पे भी। तो वहाँ पे अब जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोगों को भेजा उन्होंने कि भाई इतने सारे लोग आ गए वहाँ पे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएं, घर कहाँ से बनाएं। अब यहाँ उन्हें अब इतना स्टिल्ट बनाते रहेंगे, उस हिसाब से घर बनाते रहेंगे तो हो गया काम। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में ना लेक के ऊपर कुछ कुछ डाल के उसके ऊपर बना दिया, या बिना स्टिल्ट के बना दिया। तो वो पुराने घर जो है ना वो आज पूरे ढह गए। और सबसे मज़े की बात है, सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या कहूँगा, सबसे खतरनाक चीज़ ये है, उन घरों के अंदर क्या होता है कि बर्फ़ के ऐसे ना भाले से बने हुए होते हैं, जैसे पानी गिर गिर के एकदम बर्फ़ ऐसे जम गई है, और ऐसे मतलब नुकीली हो रखी है। आप घर के नीचे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर गलती से सर किया तो गले के पार ही हो जाएगी मेरे। और वहाँ पे लोग अंदर रह रहे हैं, बिना हीटिंग के रह रहे हैं। बिना हीटिंग के कैसे बिना रह हीटिंग पा के रहे भी हैं रह रहे हैं, कंबल ओढ़ ओढ़ के रह रहे हैं, दारू पीते रहते हैं पूरे दिन, कि कैसे सर्वाइव। वो मतलब आप क्या बोले, मतलब तो वो सजा तो है। एक तरीके से जो होमलेस लोग हो गए वो हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गरीब लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है। उधर कुछ काम करने को है, काम करते हैं लोग, हाउ डू दे मेक मनी, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हाँ, सर्वाइव कैसे करते हैं, नॉर्मल शॉप्स वगैरह भी हैं, और जो माइंस में काम करते हैं वो ज़्यादातर लोग वो हैं जो गैस फील्ड्स में, माइंस में, डायमंड की उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। और अब छोटी मोटी इकोनॉमी डेवलप हो ही जाती है, जहाँ लोग रहने लगते हैं बैंक भी आ जाते हैं, फिर वो भी आ जाती है, दुकानें भी आ जाती हैं, ड्राइवरी भी हो जाती है। भाई आपने क्या करा 7 दिन वहाँ भाई? मैं रोज़ निकलता था वहाँ पे, लाइक तो नई नई चीज़ें देखता था, उनको मतलब क्या लोगों लगा को आपको दिखाता था। सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक? सबसे एक सबसे यूनिक है पूरी और जितने भी तार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जितनी भी पाइपिंग होती है, अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं हम नॉर्मल शहरों में, वो अंडरग्राउंड पाइपिंग नहीं करते क्योंकि नीचे तो बर्फ़ है भाई, तो वो सारी पाइपिंग ऊपर की साइड दिखाई देगी आपको। और
एक ऐसे ही एक दिन मैं गया हुआ था, तो मैंने सोचा ना एक बंदे से, मतलब एक लोकल बंदे से बात करी। मैंने कहा यार तेरा कोई जानने वाला है इधर, कोई जो इधर स्लम वगैरह में रहता हो, मेरे को पता करना है कि भाई अंदर में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कैसे तुम, एक तो हमें पता है, एक होता है कि फर्स्ट हैंड बंदे से बात करो। तो मैंने कहा, कह रहा भाई मैंने बात कर ली है, कल अपन चलेंगे, हम उससे बात करेंगे कि क्या सीन है। ठीक है। अब अगले दिन सुबह सुबह पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे भाई वो स्लम एरिया, भाई पूरा एकदम अपार्टमेंट सा था, टूटा फूटा सा अपार्टमेंट। वो उसके अंदर ना गेट भी बंद नहीं हो रहा था, तो सुबह सुबह लोग ना खिलाड़ी से वो बर्फ़ तोड़ देते कि गेट को थोड़ा, और रोज़ का काम है उनका, आज तोड़ेंगे कल फिर जम जाएगी, शाम तक फिर जम जाएगी। तो उन्होंने देखा हमें, और कुछ तो भाई वो लोग ना थोड़े से वैसे हो गए कि ये कौन आ गया, एक तो फॉरेनर देख लिया उन्होंने। तो वो बंदा ऐसे मेरे को पहले तो ऐसे देखने लगा, कहता कहीं नहीं, करो करो जो कर रहे हो करो, है ना, ऐसे करके। फिर उन्होंने किसी को पीछे से जाके बता दिया भाई कि कोई तो आया फॉरेनर हमारी बस्ती में और कुछ कुछ तो शूट कर रहा है वो। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ भाई। थोड़ी देर बाद भाई मैंने कहा वो बंदा मेरे साथ था, लोकल बंदा, वो गायब। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैं कहाँ फंसा चला गया मैं अपार्टमेंट के अंदर भाई। मेरा पैर फिसल रहा है साला, पूरे वो बर्फ जमी हुई है। मैंने कहा भाई आवाज़ मारी मैंने, भाई कहाँ है, मैं वो देख रहा हूँ वहाँ तो भीड़ लगी हुई है भाई, वो बस्ती के लोग नहीं आ जाते ऐसे अपने झुग्गी वुग्गी के लोग, कौन आ गया, अरे कौन आ गया, क्या चक्कर है भैया, क्या कर रहे हो। तो अंदर बाहर निकला भाई, तो वो कहता है वो रशियन में बोलने लगी, एक बुढ़िया एकदम दारू पी हुई, एकदम पूरा मुंह महक रहा था उसका, क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये सब। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं, आपका बस जगह दिखा रहे हैं, आपकी कुछ नहीं है, बता रहे कैसे आप। तो वो इंग्लिश बोल रही थी? नहीं कुछ नहीं, मैं तो मतलब अच्छा मैं वो तो कुछ बोल रहा है, अच्छा ट्रांसलेट कर रहा था, ट्रांसलेटर। और उस बंदे को वो इंग्लिश आती थी तो थोड़ी बहुत उसके थ्रू मैं बतवा रहा था उसको। अब भाई थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, कह रही मुझे कुछ नहीं पता, उसने भाई गाड़ी की फ़ोटो ली, कहीं तो भेज दी भाई पुलिस को, कॉल भी करने लगी पुलिस को। अब भाई मैं कह रहा यार ये साला इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। तो अब हम लोग हमने कहा कि चलो, उस समय हमने कहा चलो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे करके निकल गए वहाँ से। अब हम पूरे दिन ना वेट कर रहे थे कि भाई अब तो हमें पुलिस की कॉल आएगी, अभी या तो ये मेरे को बुलाएंगे, मेरे से पूछताछ करेंगे। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं यार, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई अब जो बंदा एक बार तो हो जाता है ना, मतलब अब अभी वॉर का टाइम चल रहा है, लैंड में हो आप, और प्लस वॉर का टाइम चल रहा है, यूक्रेन के साथ वॉर का टाइम चल रहा है, तो मतलब आपको नहीं पता वो आपको कैसे देख रहे हैं। तो हमने पूरे दिन इंतज़ार किया, थोड़ा भाई नर्वस भी थे पूरे दिन कि आज क्या होने वाला है, पता नहीं शाम तक, या तो मुझे लगता है निकाल देंगे, पूरा बिठा के ग्रिल करेंगे, निकाल देंगे। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे छुट्टी का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे क्रिसमस जो होती है, क्रिसमस की छुट्टी 7 जनवरी के आसपास कुछ क्रिसमस होता है उनका। अच्छा वो 25 दिसंबर वाला नहीं मनाते, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स में कुछ अलग उनका टाइम चला। तो हफ्ते भर की छुट्टी थी, तो उनने जब कॉल किया था ना, उन्हें कॉल उठाया नहीं था वहाँ पे, तो इस चक्कर में कुछ हुआ नहीं, और फिर हम लोग बच गए वहाँ पे। बच क्या गए, कुछ होता नहीं, मतलब बस वही होता, थोड़ा परेशान हो जाते। बट वहाँ पे आप अपना खाना वाना कैसे मैनेज करते हो, और रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे? वहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन भाई आप वहाँ का खाना नहीं खा सकते। वहाँ का खाना दुनिया का सबसे खतरनाक और यूनिक खाना है। क्या खाते हैं वो लोग? भाई मैं बाज़ार में गया, वहाँ पे रेंडियर का मांस मिल रहा था, भालू का मीट मिल रहा था भाई, बेयर का मीट कौन खाता है भाई, बेयर का मीट बिक रहा था वहाँ पे। घोड़े का मीट खाते हैं, जैसे हमारे चिकन विकन समझते हैं ना, घोड़ा खा लेते हैं ऐसे, और घोड़े का खून भी पी लेते हैं वो लोग। अच्छा, तो उनका खाना तो आप नहीं खा सकते। सही बात है। तो भाई मैं तो अपने साथ थोड़ा सा इंडियन फूड भी लेके गया था, और थोड़ा मैं फल फ्रूट और ये अंडे वंडे खा के मैं अपना काम चला लेता हूँ। और वहाँ होटल थे या BNBs और ये सब? होटल भी होते हैं लेकिन कम है उतने, क्योंकि वो टूरिस्टिक जगह नहीं है, इट्स नॉट ए टूरिस्टिक प्लेस, तो बहुत कम होते हैं वहाँ पे। मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं आपको वहाँ पे 7 दिन में और भी किसी कंट्री का कोई और फॉरेनर या कोई और टूरिस्ट दिखे, मिले? टूरिस्ट नहीं मिलते भाई वहाँ पे, हमारे ऐसे ही कुछ पागल लोग होते हैं, वो पहुँच जाते हैं देखने के लिए। तो एक साउथ कोरिया का बंदा मिल गया था, मेरी तरह ही था व्लॉगर, तो व्लॉग कर रहा था, तो उससे बात हुई। उसके बाद फिर मैं सबसे यूनिक तो लाइक माइनस वो मैराथन वाला था। क्या था मैराथन वाला? मैराथन इज़ लाइक वहाँ पे आप सोचो कि नॉर्मल मैराथन लाइक 42 किलोमीटर की मैराथन होती है हमारी, भाई वहाँ पे बंदे -55 डिग्री अपने उसमें फ़ोन में देखा, और वहाँ पे मैराथन ऑर्गेनाइज हुई थी, और मैराथन -55 डिग्री में लोग भाग रहे हैं 42 किलोमीटर तक। भाई उनका फेस, पूरे आईब्रोज, पूरे मुंह पे, ये मैंने दिखाया अपने व्लॉग में। तो प्रॉपर कपड़े पहन के भाग रहे हैं या फिर वही जैसे शॉर्ट्स वगैरह में ऐसे भाग रहे हैं? प्रॉपर नहीं, प्रॉपर गियर में हो गया, प्रॉपर गियर, लाइक पूरा पैक्ड है भाई वो एकदम। लेकिन उनकी पूरी आंख सूज जाती है भाई 10-20 किलोमीटर के बाद, पूरा एकदम बर्फ जम जाती है पूरे मुंह पे, नाक वाक में। अब
मतलब मैंने जो अगर मुझे कोई बताता ना वो चीज़ कि ऐसा कुछ होता है तो मैं बिलीव नहीं करता जब तक मैंने खुद की आंखों से नहीं देखा हो। अब व्लॉग में मैंने देखा भाई, मतलब देखना आप, उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चेहरा है उधर लोगों का हो रहा है। और लोग वैसे फ्रेंडली है अगर आप बात करो उनसे तो? रशियन लोग तो यार देखो हमारे इंडियंस के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। हमारे इंडियन और रशिया का आप जानते हो डिप्लोमेटिकली कितना पुराना नाता है, 1971 वॉर से लेके। करेक्ट। ठीक है, हमेशा उन लोगों ने हमें मतलब हमारा साथ दिया है। कश्मीर वाले मुद्दे में भी हमारे साथ ही रहते हैं वो लोग। तो एक जनरल एटीट्यूड तो इंडियंस के साथ अच्छा ही है, और वहाँ के लोगों का भी यार ठीक ही है, अच्छा ही है। लोग कंसीडर करो आप हमारा मूड ख़राब हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो अब वहाँ इतनी ठंड में भी अगर वो आपसे ढंग से भी बात कर लेता है तो वो महात्मा ही हो गया वो। सही बात है, चिड़ नहीं कर रहा, चिड़ नहीं कर रहा, वही बहुत है वहाँ पे। आपने भाई इतनी कंट्रीज घूमी है, तो आपने कभी फील करा है इंडियंस को लेके अभी क्या इमेज है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी रील्स आ रही हैं, या जैसे हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, वो बताते हैं कि भाई इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू इतनी नहीं है जितना आप पोर्ट्रे कर रहे हो। बहुत सारी जगह रोक लिया जाता है, बहुत सारी जगह चेक कर लिया जाता है, बहुत सारी जगह वीज़ा ऑन अराइवल पे भी वापस भेज दिया जाता है। तो आपने कभी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस फेस करा है कि आपको बीइंग एन इंडियन या ब्राउन स्किन की वजह से कभी अलग ट्रीट किया हो? जनरली मेरे साथ मैं बताऊं आपको तो मेरा एक्सपीरियंस इंडिया के बाद पॉजिटिव ही रहा है ज़्यादातर। वंस इन अ वाइल ऐसा थोड़ा सा जजमेंट वाला पार्ट लग सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों के पीछे ना कुछ लोग जिम्मेदार भी हैं। अगर आप देखो तो यार किस तरीके का, जो लोग ये बोलते हैं ना कि लाइक इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, वो सब मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये भी तो देखो कि कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं इंडिया के बाहर जाके। जब मैं खुद देखता हूँ, जैसे आप यूरोप में जाओगे, ईस्टर्न यूरोप कंट्री में, जैसे अल्बानिया वीज़ा फ्री हुआ, मैं अल्बानिया में था, तो मैंने देखा पूरा हॉस्टल लाइक अपने इंडियन से भरा हुआ था जो कि डोंकी मार के वो भागना चाह रहे थे वहाँ से। ठीक है, और दूसरा ये कि मतलब हमारी इतनी बड़ी कंट्री है यार, तो मतलब जजमेंट तो होगा ही, क्योंकि इतने लोगों में हर तरीके का आदमी निकलेगा इंडिया से। और रिसेंटली भाई टर्की में भी एक बंदा था इंडियन जो कि बदतमीजी कर रहा था। बिल्कुल, आप देखो कितनी गंदी तरीके से डिटेन भी किया गया, और करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। ऐसे लोग, हमें पता है, हमें वो तो देखो गलत बात है, जजमेंट हर जगह गलत है कि अगर आप किसी को भी किसी नेशनलिटी या स्किन की वजह से जज कर रहे हो वो गलत है। लेकिन ऐसे लोगों को भी रोकना चाहिए। हमें इंडिया के अंदर ही इन लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए जो बाहर जाके ये काम कर रहे हैं। एक लड़की थी ईरान में, मेरे को मिली, तो उसके साथ मैं थोड़ा बहुत घूमने गया था। तो एक अगले दिन उसने मैसेज किया कि यार मेरे को ना ऐसे एक इंडियन बंदे का भी मैसेज आया, एक और बंदे का, वो मेरे से मिलना चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो तूने मेरे को क्यों मैसेज किया? तू मतलब मैं बताऊँ क्या तेरे को मिलना है कि नहीं मिलना? कह रही हाँ मेरे को ना जब प्रोफाइल लिख के बता दे। तो उसने प्रोफाइल भेजी, मैं समझ गया था इंडियन है। ज़्यादातर हम लोग मतलब थोड़ी ऑफ बीट कंट्रीज़ में व्लॉगर्स ही जाते हैं। करेक्ट। तो मैं उसके चैनल पे गया। अब वो बंदा पता है क्या कर रहा था यार, उसने लिखा हुआ था ऐसा कुछ, आई फेस्ड रेसिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, उसकी वीडियो पे क्लिक किया, क्या कर रहा था वो? लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ सिखा रहा है, अमेरिकन लड़कियों को, गोरी गोरी लड़कियों को, वो सब उनसे गालियाँ बतवा रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है। तो आप सोचो, मतलब ये इससे हमारी इमेज ख़राब होती है ना। ऐसे लोगों को, मेरे हिसाब से इसका तरीका यही है कि ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करो, बॉयकॉट करो कि वो ऐसा कंटेंट डाल ही ना पाए। भाई ये तो आप सही कह रहे हो, लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बाहर आपको नाम से कोई नहीं जानता, आपकी कंट्री से ही लोग जानते हैं कि भाई एक इंडियन आया था या मैं एक इंडियन बंदे से मिला था। कोई आपको नाम से नहीं पहचानेगा, और उनके लिए फिर 140-50 करोड़ लोग एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर जाता है कि इंडियंस तो ऐसे ही होंगे। बट भाई आप बताओ, सिंस आपने इतनी कंट्री ट्रैवल कर ली, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई जगह जो हर इंसान को एक बार विजिट करनी चाहिए आपके हिसाब से। इंडिया के बाहर दानाकिल डिप्रेशन, जिनको एडवेंचर पसंद है, और इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी ज़्यादा हमारा जो कहता है कि उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारे इंडिया के अंदर ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफरेंट है हमसे। तो मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में मेघालय बहुत सुंदर है। अगर आप वहाँ पे जाओगे, लाइक चेरापूंजी, लाइक स्कॉटलैंड की तरह वहाँ पे फील्ड्स हैं, मतलब जैसे ग्रासलैंड्स हैं, तो आप चेरापूंजी में वो देख सकते हो, और ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफ़ी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हिमाचल भी बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड भी, बट हमारे पॉपुलर भी उतना ज़्यादा है, लोग जाते हैं वहाँ देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर जगह? मेघालय,
मेघालय, और मेघालय के अंदर डॉकी रिवर आप देख सकते हो, मोलेनलोंग विलेज देख सकते हो, इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज, और उसके बाद चेरापूंजी, लाइक सेकंड वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वो देख सकते हो आप। तो काफ़ी खूबसूरत है मेरे हिसाब से, मेघालय इज़ वन ऑफ माई टॉप चॉइस। और कंट्री वाइज अगर मैं पूछूं, जैसे इथियोपिया में जो आप बता रहे हो कि दानाकिल डिप्रेशन, वो हर किसी का मतलब नहीं हो सकता कि भाई जाके एक्सट्रीम ही देखना है। तो अगर एंजॉय और ब्यूटी वाइज और वैसे अच्छे लोग वाइज देखा जाए, कंट्री बेस्ट आपको कौन सी लगती है इंडिया के अलावा? बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप केवल एंजॉय करना चाहते हो तो यूरोप बहुत अच्छा है, पूरा यूरोप अच्छा है, ईस्टर्न यूरोप भी बहुत अच्छा है अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हो। जितना आपके पास पैसा है, आप वेस्टर्न यूरोप जाओ तो और पैसे उड़ाओ और मज़े से घूमो, वहाँ पे सब चीज़ है, लाइक ब्यूटी भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है, पार्टी वगैरह भी आप कर सकते हो, क्लीन भी है, सेफ भी है। तो यूरोप काफ़ी पर अब यूरोप भाई इतना सेफ रहा नहीं, जैसे इटली और पेरिस जैसी जगहों पे पिक पॉकेटिंग, चोरी, सामान गायब होना, ये सब बहुत बढ़ गया है। तो ऐसी कोई अंडररेटेड जगह पता है आपको जहाँ भी लोग पहुँचे नहीं है, जहाँ पे जा सकते हैं? जैसे तो बहुत कमर्शलाइज हो गया, एम्स्टर्डम, इटली, पेरिस, ये सब तो बहुत कॉमन सुन लिया, पर हम चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट से लोगों को थोड़ी ऑफ बीट जगहें पता चले। मेरे हिसाब से अगर यूरोप में आप देखो तो एक कंट्री है मॉन्टेनेग्रो करके, वो अगर आपके पास लाइक जैसे उसको कहते हैं क्रोएशिया का मिनी वर्जन, लाइक क्रोएशिया जैसा है लेकिन उससे सस्ता है और उतना ही खूबसूरत है। तो मॉन्टेनेग्रो जा सकते हो आप, अल्बानिया जा सकते हो, ये सस्ते में अगर आपको यूरोप के अंदर चीप कंट्रीज़ घूमने हैं जहाँ पे आपको आराम से आप मज़े से घूम सकते हो, तो ये ईस्टर्न यूरोप बट वहाँ पे लोग अच्छे हैं, करूँगा लोग अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स थोड़ा सा कम होता है तो वो लोग थोड़े से ज़्यादा आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो पेरिस में तो आप कहीं से भी उनके लिए नॉर्मल है, देखते रहते हैं वो लोग। और वहाँ पे आपको इजीली इंडियन खाना और वो सब मिल जाता है। इंडियन भाई, हमारे इंडियन होने का फ़ायदा ये है कि हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलते हैं, आप कहीं भी कुछ हर जगह लगभग आपको मिल जाता है। मैं तो साइबेरिया में लाइक एक रैंडम जगह पे, एक रैंडम सिटी के अंदर मैं गया, मैंने इंडियन रेस्टोरेंट सर्च मारा और वहाँ पे भी मिल गया। खाना कैसा था? खाना बढ़िया भाई, सारे हमारे जो उत्तराखंड के भाई लोग हैं वो हर जगह उन्होंने बहुत अच्छा खाने का सेटअप किया, ज़्यादातर वहीं के लोग दिखते हैं मेरे को। वैसे भाई इंडियन खाने की देखा जाए तो हर जगह चलता है, रिस्पेक्ट भी है, पर इंडियंस की नहीं करते ये बाहर इंडियन के लोग क्यूजीन की रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट है भाई, ये यूरोप तो वाले है। भी हो गए, बाहर के जितने भी हो गए, इंडियंस की नहीं करते, इंडियन खाना पसंद है। बस भाई कुछ कचौड़ी वाले हैं कचौड़ी बेच के थोड़ा बदनामी भी करा दी हमारी तो क्या कर सकते हैं। सही बात है। और बताओ भाई, आप और चाइना गए हो, चाइना में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चाइना यार नेक्स्ट लेवल जगह है भाई। मैंने एक वीडियो डाला, लाइक उसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि चाइना जो है इंडिया से 100 साल आ गया, ऐसा कुछ करके लोग काफ़ी ऑफेंड भी हो गए इसमें। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को समझा भी, ऐसा क्यों है। अब आप देखो इंडिया के अंदर लाइक हम मतलब चाइना ने कितनी तरक्की करी है। अब 1959 से 1961 के बीच में चाइना में भुखमरी थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। एक स्टोरी बताता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एक सिटी पड़ती है डेंडोंग करके, चाइना की साइड पड़ती है, वहाँ पे मैं घूम रहा था और बीच में रिवर है, एक साइड नॉर्थ कोरिया एक साइड चाइना है। तो उस रिवर के बीच में ना ऐसे क्रूज चलती है, तो वो आपको ना दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की साइड आप देख सकते हो, अपने फ़ोन से जूम कर लो, बाइनोकुलर से उससे यूज़ कर लो। तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, वहाँ पे देख रहा था, तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने मतलब अच्छा सा मतलब चाइनीज़ लड़का था, उसने बातचीत करी तो थोड़ी दोस्ती यारी सी हो गई मेरी उससे। वो इंग्लिश बोल रहा था प्रॉपर या हाँ, वो इंग्लिश जानता था, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके दोस्त थे। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर यार, तू चल मेरे घर पे डिनर विनर करते हैं, ऐसा कुछ करके। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। शाम को गए भाई खाना वाना खाने क्रूज़ के बाद। अब उसके घर पे गए, उसकी दादी बैठी हुई थी वहाँ पे। उसकी दादी ने पूछा कि भाई आपको हमारा देश कैसा लगा, वो सब ट्रांसलेट कर करके वो उसके थ्रू पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आपका देश बहुत बढ़िया है, इतनी तरक्की कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें नहीं पता हमारे चाइना में एक टाइम पे क्या होता था। मैंने कहा क्या होता था। उसने बोला एक कहावत थी, चाइनीज़ कैन ईट चाइनीज़। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से एक चाइनीज़ बंदे को दूसरे चाइनीज़ बंदे को खाते हुए देखा था। तो उनका कहना था कि जब भुखमरी थी चाइना में 1959 से 61 के बीच में, तो ऐसे हालात हो गए थे कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे वहाँ पे। अब वहाँ से लेके
आज की जर्नी देखो आप, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब यूपीआई है हमारा इंडिया में, इतना पॉपुलर है, हमने इतना अच्छा काम किया, लाइक मोदी जी ने बढ़िया काम किया, पूरा उसको मार्केट भी हमने किया पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक पेरिस में आप उसकी टिकट भी खरीद सकते हो, आईफिल टावर की टिकट यूपीआई से थ्रू। तो अब वो यूपीआई हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ पे पता क्या चल गया है, पाम पे आ गया। हैंड, हाँ पाम से। आप सोचो, मतलब वो पाम से पे कर रहे हैं वहाँ पे। आपकी दुनिया की फर्स्ट मैगलेव ट्रेन पता है ना आपको? मैगलेव ट्रेन हवा मैगलेव ट्रेन, अब आप बुलेट ट्रेन जो होती है वो तो फास्ट चलती है, हमें पता है। मैगलेव ट्रेन क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चलती है, और जो आपका पटरी होती है और ट्रेन होती है उसके बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब वो एक वो हवा तरीके में से चल रही हवा होती में है चल रही मैग्नेट। तो वो शंघाई के अंदर वो लाइक 35-40 किलोमीटर का एक ट्रैक है, वो केवल इकलौती ऑपरेशनल मैगलेव ट्रेन, ठीक है, वो है वहाँ पे। आप पूरे दुनिया का 2/3 बुलेट ट्रेन का जो रूट है, मतलब ट्रैक है, वो चाइना के अंदर है। 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बुलेट ट्रेन चलती है, मतलब ट्रैक इतने लंबे हैं वहाँ पे, आप सोच के देखो। तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। अब हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं क्योंकि भाई पॉपुलर है, अमेरिका की सिटी है भाई। वहाँ की एक सिटी है चॉन्चिंग, वहाँ पे न्यूयॉर्क से ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स हैं, लेकिन आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका। वहाँ पे ऐसी भी तो बिल्डिंग्स है चाइना में कि भाई आप 28 फ्लोर पे हो पर वो ग्राउंड फ्लोर लग रहा है कि आप ग्राउंड पे हो, ऐसा भी है वहाँ? बिल्कुल आपने सही बोला। वहाँ पे मतलब चॉन्चिंग सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप, जब मैं वहाँ पे गया तो मैं शॉक था भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, लाइक गेमिंग सिमुलेशन है ये, क्या लाइक मैजिक है, क्या है ये भाई। आप सड़क पे चल रहे होते हो और आप ऐसे, जैसे एक बड़ा सा स्क्वायर दिखाई दिया, जैसे स्क्वायर नहीं होता, बीच में वहाँ पे दुकानें हैं, सब मंदिर हैं वहाँ पे, उधर गया, उधर तो इधर से तो इधर सड़क है, इधर गए, इधर फ्लोर है, इधर गए, और नीचे जहाँ का तो पता लगा लाइक 22nd फ्लोर पे हैं इस समय हम लोग। तो ऊपर टाउन ही बना रखा है, पूरा टाउन बना रखा है, पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ, मतलब इतना यूनिक है वो कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर आप वो वीडियो देखोगे, मैंने डाला है चाइना का चॉन्चिंग सिटी वाला, वो अलग ही लेवल सिटी है भाई। उसमें आपको दिखाई देगा क्या क्या है उसके अंदर। लाइक सिटी, एक घर है, प्रॉपर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के अंदर से मोनोरेल जा रही है, और वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना है कि उसकी आवाज़ से कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है अपार्टमेंट के अंदर, कोई पता नहीं लगता कि नीचे से मोनोरेल जा रही है। लोग ऐसे ही जी रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ भाई होटल लिया था आपने या फिर वो लिया था हॉस्टल वगैरह? वहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया था। वहाँ कैसा हॉस्टल कल्चर कैसा है, या क्या रूल्स हैं, या क्या अलग है बाकी जगहों से? चाइना के अंदर हॉस्टल कल्चर ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है, मतलब हर जगह की तरह ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट वहाँ पे ये होता है कि जब आप चाइना में जाते हो तो दूसरी जगहों पे जाते हो तो आपको पूरी दुनिया के लोग दिखाई दे जाते हैं। थाईलैंड में जाओ, लाइक हर जगह के लोग दिखाई देंगे आपको। वहाँ पे जाओगे आपको तो वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चाइना भी एक टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। हम लोग भी जैसे जाके दिखाते हैं तो लोग देखते हैं, तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए चाइना को। तो अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी कम है। टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है उधर? नहीं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। नहीं, मतलब टूरिस्ट कम जाना पसंद कर रहे हैं, या क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, या सब लैंग्वेज बैरियर वन ऑफ द सब कुछ उनका अपना है, गूगल नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, खाने की भी मेन दिक्कत है वहाँ पे खाने चाइना में। खाने की भी दिक्कत है यार। देखो, अगर आप चाइनीज़ खाना, मतलब अगर आप मीट वगैरह खा सकते हो तो मे बी आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन एक वेजिटेरियन बंदे के लिए मुश्किल है। आप वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन, बट इन एक्सट्रीम कंडीशन आई कैन ईट समथिंग एक्सट्रीम, बट प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। चाइना में वेजिटेरियन वालों के लिए दिक्कत है ना? चाइना में, चाइना के अंदर है, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर जैसे आप एक चाइनीज फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं वो इंडियंस के बारे में? यार ज़्यादातर जो हमें, जैसे हमारे, अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई थी कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, तो उसमें बता रहे थे कि चाइना इज़ लाइक टॉप रेटेड हेटेड कंट्री, टॉप मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप, और उसके बाद हम जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता रहता है वो उसके अपने। देखिए, रिजीम जो है, जैसा सोचती है वो अलग है। चाइनीज़ पार्टी, जो सीसीपी पार्टी है, वो जो काम कर रही है वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी वैसा नहीं सोचता है। ठीक है, तो वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो वहाँ पे वो आपको एज ए इंडियन बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी जैसे आमिर खान की मूवी दंगल इतनी पॉपुलर हुई थी उधर चाइना के अंदर, आज भी आप लोगों के फ़ोन में गाने पड़े होते हैं, हिंदी गाने भी पड़े होते हैं। तो हमारी बॉलीवुड जो है एक सॉफ्ट पावर है, तो उसके चक्कर में
और एक कल्चरल रूट्स भी हैं बहुत पुराने, लाइक बुद्धा के ज़माने से हम लोग कल्चरली काफ़ी सिमिलर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर इंडिया को लेके क्यूरोसिटी है, नॉलेज है, रिस्पेक्ट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ पीपल थिंक वेल ऑफ इंडिया। अच्छा, और क्या देखा भाई आपने, जो कितना टाइम थे वहाँ पर आप, और क्या टेक्नोलॉजी देखी आपने? जैसे मैं एक रील देख रहा था, वहाँ पे जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है एयरपोर्ट पे घूम रही है, ऐसे छोटी सी मशीन है वो घूम रही है, जिसको कॉफ़ी पीनी है उसे रोको, उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो कॉफ़ी बना के दे देगी आपको। तो ऐसा कुछ देखा आपने रोबोट्स और हाँ, ये आई थिंक रोबोट्स वाले जो जो रेस्टोरेंट के अंदर लगे रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी मैंने, मैंने देखा एक डॉर्फ विलेज। अच्छा, ये क्या सीन था भाई? भाई डॉर्फ विलेज है कि वहाँ पे ना जो कम हाइट वाले जो थोड़े से लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ना उन लोगों ने एक अलग विलेज बना दिया भाई। तो ना अलग ही चाइनीज़ बंदों का दिमाग अलग ही चलता है, उन्होंने एक प्रॉपर विलेज सेटअप कर दिया कि भाई अगर आपकी हाइट 4-4.5 फीट से नीचे है तो आप यहाँ पूरे विलेज में वही लोग रहेंगे, केवल पूरे विलेज में केवल छोटी हाइट वाले बौने डॉर्फ लोग रहते हैं पूरे में। और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर भी उनके हिसाब से बनते हैं, छोटे छोटे घर है। छोटे छोटे घर हैं। सिंक जो है जैसे आपकी यहाँ पे आती है तो उनकी यहाँ पे होगी कहीं, और वो आपस में शादी कर रहे हैं वो लोग। वहीं पे उनकी दुकानें भी हैं, कोई कॉफ़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो लोग। वहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क टाइप भी बना दिया वहाँ पे। तो उनके ऐसे भी है कि भाई पार्टी डिस्क कहीं कुछ ऐसा बना हुआ है कि वहाँ डॉर्फ लोग ही पार्टी कर रहे हैं, या बस सब ये समझ लो जो हम नॉर्मल लोग करते हैं, सारे चीजें उस विलेज में सब कुछ हो रहा है उन्हीं के विलेज में। हाँ, तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली प्लेस एक बन गई है, मतलब हाँ, वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं। आप वहाँ पे पर ईयर $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो विलेज। आप सोच के देखो, 500,000 से ज़्यादा विजिटर्स पर ईयर वहाँ पे विजिट करते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी दिमाग लगाया चाइनीज़ लोगों ने उस पर। पर आपको रियलाइज तो हुआ होगा कि भाई ये ज्यादा दिमागी कीड़े हैं बिल्कुल चाइनीज, ऐसा नहीं लगा आपको? है दिमागी कीड़े हैं बहुत ही ज़्यादा। हर एक चीज़ में उन्होंने जैसे सोशल क्रेडिट सिस्टम बना दिया उन्होंने एक नया। अब क्या होता है कि अब भाई मतलब चाइना के अंदर लगभग पता नहीं कितने, मैं देख रहा था, मैं स्टैट पढ़ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं है, 500 बिलियन कैमराज लगे हैं पूरे चाइना के अंदर। अब चाइना के अंदर कैमराज लगे हैं और एआई में उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हम भाई 2030 तक लीडर बनना चाहते हैं एआई में। तो अब क्या करते हैं, जितने भी कैमरा है ना, काफ़ी कैमरास कैपेबल हैं कि आपकी फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं। जो भी बंदा वहाँ पे जा रहा होता है तो वो सबके फेस को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक चौराहा है, वहाँ पे जे वॉक कर दिया किसी ने या सिग्नल तोड़ दिया, जितनी देर खड़े हो आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया, आपने सिग्नल तोड़ा, आपके क्रेडिट स्कोर से माइनस हो गया। एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो रहा है आपका। अब आपका क्रेडिट स्कोर जितना नीचे जाएगा फिर नुकसान क्या है, लोन नहीं मिलेगा। आपकी फ़्लाइट, आप बुलेट ट्रेन नहीं बुक करवा पाओगे, आप फ्लाइट नहीं बुक करवा पाओगे, आप महंगे होटल में नहीं रुक पाओगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट स्कोर ख़राब कर दिया तो भाई आपकी पब्लिक शेमिंग होगी, आपका फ़ोटो आ रहा होगा हर जगह पे, बेइज्जती होगी। तो ये जब आप जैसे किसी फ्लाइट में बैठोगे ना वहाँ पे, तो वो ऐसे बोलेंगे, कई बार फ्लाइट में बोलते हैं भाई ये ना बेल्ट ढंग से बेल्ट लगा लो, नहीं तो क्रेडिट सिस्टम में से माइनस कर देंगे। ओह शिट, टूरिस्ट को भी बोल देते हैं, टूरिस्ट के लिए भी वैसे मेंटेन करते हैं। टूरिस्ट के लिए मेंटेन करते हैं। चाइना के अंदर एक चीज़ है, हर एक बंदा स्पाई है, वो ये मानते हैं। आप ये मान के चलो कि अगर आपने कुछ गलत किया और आप फॉरेनर हो तो कोई ना कोई आपको रिपोर्ट कर देगा। तो मैं जब डेंडोंग से उड़ रहा था, डेंडोंग से शंघाई की फ़्लाइट लेनी थी मुझे। अब डेंडोंग सिटी जो है, मैंने आपको बताया, नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे। अब वहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा, तो जब भी किसी मिलिट्री वाले एयरपोर्ट के आसपास से या किसी इंस्टॉलेशन के आसपास से फ़्लाइट उड़ती है तो वो आपका वो गिरवा देता है, वो बंद करवा देते हैं विंडो। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि विंडो बंद कर दो। अब भाई हम तो व्लॉगर, हमें तो कुछ तो शूट करना है बाहर ऐसे कैमरा निकाल के। तो मैंने ना विंडो से ऐसा हल्का खोल के, वो तो भाई साइड वाले बंदे ने मेरी शिकायत कर दी कि ये मैंने खोल के देख रहा है, कुछ शूट कर रहा है। तो फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया। और आप देखो ना, अब कुछ तो वजह होगी कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ लोगों को टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं दे रही ढंग से, ईजिली नहीं मिलते। वहाँ पे आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आपको यहाँ वीज़ा लगता कैसा, ईजी लगा हार्ड लगा? भाई हमारे लिए तो बहुत ईजी है,
पर हमें भी बिजनेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा देता है भाई अब चाइना, देता है, बहुत इजीली देता है। और एक यही चीज़ मेरे पहले को तो लोग बिजनेस का अप्लाई करके जाते थे घूमने घूमने। पहले जाते थे और उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, हमारे लिए इतना आसान क्यों है। ऐसा क्यों? शायद उन्हें अपनी एआई टेक्नोलॉजी जो है और सिक्योरिटी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। आपको कोई कैमरा यूज़ करने से रोकेगा नहीं चाइना में। जैसे मैं सोच रहा था, पहले मैं सोच रहा था चाइना है भाई, मैं इंडियन हूँ, मैं कैमरा हर जगह यूज़ करूँगा तो कोई तो रोकेगा पुलिस वाला आगे कि क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें सब पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि एक फुटप्रिंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे, इतने कैमराज हैं। और भाई चाइना रिलेशनशिप्स को लेके भी काफी फक्ड अप है कि वहाँ पे चलते नहीं है रिलेशन, ज्यादा टिकते नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत ख़राब सिस्टम है वहाँ पे। नोटिस किया है आपने वहाँ? मैंने उस जिस दोस्त की बात बता रहा था उससे मैंने काफ़ी बात करी थी इस बारे में, तो वो बोल रहा था कि वैसे तो टेक्नोलॉजिकली भाई बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया जैसी चीज़ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सच बात है ये। जैसे हमारे अंदर वहाँ पे क्या है कि लोग प्रेशर में बहुत चीज़ें हैं एक दूसरे को, कि भाई इसने मेरे से अच्छा कर लिया, हर कोई कंपैरिजन। हमारे इंडिया में भी है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ना एक वार्मथ भी है थोड़ी सी। जैसे आप, हमारे अंदर दोस्ती ज़्यादा अच्छी है। हम किसी दोस्त को ये नहीं पूछते कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम थोड़ा उसका टाइम भी ख़राब कर देंगे, हम दे भी देंगे टाइम उसको, क्योंकि हम ह्यूमन वैल्यूज़ को थोड़ा ऊपर रखते हैं। वहाँ पे अब धीरे धीरे लाइक कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। कहने को तो कम्युनिज्म है, लेकिन कैपिटलिज्म पूरा हावी है पूरा चाइना पे। सबको महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, सबको दूसरे से compete करना है, तो वो बहुत प्रेशर है वहाँ पे। जजमेंटल सोसाइटी है चाइना काफ़ी। और कौन सी कंट्री भाई आपको अच्छी लगी ऐसे? जैसे चाइना में आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए नए, और कौन सी कंट्री ने आपको शॉक किया? भाई मुझे अफ़गानिस्तान ने काफ़ी शॉक किया यार। कि अच्छे वे में बुरे वे में? बहुत अच्छे वे में। लेकिन द थिंग इज़ कि अफ़गानिस्तान के कई रूप हैं, लोगों ने बहुत अच्छे रूप भी दिखाए हैं, और तालिबान के भी काफ़ी फेसेस हैं। देखो आप, वही चीज़ है कि हर चीज़ को देखने का हम एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हर चीज़ को। वो लोग बोलते हैं भाई तालिबान, आप पूछोगे मुझसे कि तालिबान कैसा है, तालिबान कैसा है भाई, लेकिन तालिबान कैसा, किसके नज़रिए से तालिबान कैसा है? अब एक ट्रैवलर की तरह आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं। अब आप अमेरिकन फोर्स हो तो आपके लिए अलग नज़रिया है कोई, या फिर अगर आप वुमेन हो तो आपके लिए थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तालिबान को लेके। तो वहाँ पे कई फेस हैं, तो मतलब तो एज अ ट्रैवलर आपका क्या एक्सपीरियंस था? यार मेरा एक्सपीरियंस ये था कि तालिबान, मतलब अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक, क्योंकि पता है अच्छे क्यों हैं? मैंने ये सोचा कि ये मतलब इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, उसके भी रीज़न है। उसके रीज़न दो हैं, एक तो उनकी साइड का, एक हमारी तरफ से भी है। हमारा रीज़न ये है कि हमने 2001 से लेके $3 बिलियन से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है। उनका पार्लियामेंट हमने बनाया है। भाई आप तालिबान, वो अफ़गानिस्तान की कुछ सिटीज़ में जाओगे ना, तो कई जगह इंदिरा गांधी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे। तो उस ज़माने में उन लोगों ने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, फूड एड प्रोवाइड किए हैं। तो ये है एक रीज़न। और दूसरा रीज़न ये भी है कि उनका जो कल्चर है, आप अफ़गानिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हो तो वो अच्छा ही जाता है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो मतलब ज़्यादातर काफ़ी बड़ी ट्राइब है, पश्तून ट्राइब है। तो जितने भी ये लोग हैं, लाइक तालिबान के काफ़ी लोग पश्तून बोलते हैं। तो उनकी एक बुक है पश्तून वाली करके, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपको टूरिस्ट को कैसे ट्रीट करना है। और वो उनके बहुत ही ऊपर आता है, लाइक एक मेहमान के लिए वो जान देने को तैयार है। और इसी चक्कर में आप बिलीव करोगे कि इस चक्कर में उन्होंने 20 साल की वॉर झेली, केवल एक रूल की वजह से। जब ओसामा बिन लादेन आया, उसने बोला कि मुझे प्रोटेक्ट करो, अमेरिका ढूंढ रहा है मेरे को, उन्होंने जलालाबाद में उसको रखा। अमेरिका ने पहले पूछा उनसे कि भाई इसको हमें दे दो, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनके कल्चर में ये नहीं है कि वो दे दें। और उस चक्कर में ही उन्होंने 20 साल की वॉर में वो फंस गए, जो उनकी वॉर थी भी नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे भी नहीं वो लोग, बट उसको पनाह देने की वजह से, जस्ट बिकॉज कि उनके कल्चर में ऐसा है कि वो मेहमान को जान दे के भी बचाएंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी दिक्कत सही। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या दिनचर्या रहती थी आपका, इंटरेक्शन? आपने इंटरव्यू भी करा उनको? हाँ, मैंने इंटरव्यू किया। क्या रहा? आपने उनसे विमेन को लेके पूछा कि भाई तुम पढ़ने लिखने क्यों नहीं दे रहे विमेन को, या उनके पास फ्रीडम क्यों नहीं है, ऐसा कुछ पूछा आपने? मैं ऐसे सवाल, मतलब मैंने उनसे, मतलब ये मुझे पता था कि 6th क्लास तक बच्चियाँ जो है स्कूल जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा खुद अपनी आंखों से भी।
लेकिन उससे ज़्यादा अब हमें पता है यार कि लाइक उनका थोड़ा सा इस जो फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट है उनका, जो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनका अपना माइंडसेट है उस चीज़ को लेके। बट वहाँ फीमेल्स आपको दिख रही थी बुरके में? बहुत रेयरली दिखेंगी वहाँ पे। फीमेल को विदाउट मेल गार्जियन के अलाउड नहीं है घूमना। अच्छा, अकेले फीमेल्स नहीं घूम सकती फीमेल्स भी मार्केट नहीं में, घूम सकती? नहीं। और पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, आपके साथ एक मेल गार्जियन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे तालिबान जगह जगह पे है, वो आपको फिर पकड़ेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि क्यों ऐसे घूम रहे हो। ईरान में भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो वो आपके उसमें होनी चाहिए, मॉरल पुलिस घूमती है वहाँ पे, हमने ऐसा सुना है। ये है, ईरान एक अपने आप में एक अलग ही कंट्री है यार। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ की रिजीम जो है वो एक इस्लामिक रिजीम है, ठीक है, लेकिन जो लोग है, एक आंकड़ा है उसमें, इसके अकॉर्डिंग लाइक 40 से 50% जो यूथ है वो मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता है। तो वहाँ पे लोग जो है ना बहुत लिबरल है, लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे वहाँ पे लोग नहीं चाहते कि लाइक हम, वो कपड़े बिल्कुल नॉर्मल पहनते हैं, लेकिन उनको अपने सर को ढकना होता है। तो मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखा था, अभी मैं 2-4 दिन पहले जब लगभग 2 वीक पहले वहाँ पे था, 2 वीक भी हो गए, हाँ 2 वीक हो गए, 2 वीक पहले वहाँ पे था, तो वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ मेरे साथ घूम रही थी, तो मैंने खुद देखा मोरल पुलिस ने उनको रोका, कह रहे कि भाई ये टोपी वाला अपना सर ढको पूरा। तो ऐसा होता है वहाँ पे, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, लिबरल लोग हैं भाई, बहुत लिबरल लोग हैं ईरान के अंदर। और जैसे तालिबानी के साथ थे आप, तो गन्स वगैरह भी काफी रखते हैं वो, तो कुछ ऐसा इनकाउंटर हुआ कि भाई डर लग रहा हो? भाई डर लगा या भाई। आपने उनसे कहा कि भाई चला लूं थोड़ी सी फायरिंग वायरिंग? तालिबान के साथ तो यार बहुत फनी एनकाउंटर हुए मेरे। पहला एनकाउंटर तो ये था कि मैं काबुल में ना एक बाजार में घूम रहा था कैमरा लेके। अब वो ना थोड़ी देर तक तो भाई किसी ने वहाँ पे, ऐसी जगहों पे पता क्या होता है कि अगर आपको कोई पुलिस वाला भी नहीं देख रहा है ना, तो कोई ना कोई बता देता है जाके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी वॉल देखी है, 40 साल से वॉल देखी है, उन्हें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। हर कोई एक दूसरे पे, फॉरनर्स पे शक करते हैं थोड़ा सा कई बार, स्पेशली जब वो कैमरा पे हो। एक बार मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ, अचानक से आया, उसने सीधे को बोला कुछ नहीं, सीधा मेरा हाथ ऐसी कलाई से पकड़ लिया। वो कहता है, और वो अपनी किसी ने पश्तो में बोला ऐसे चल, और हाथ में गन। भाई फट गई होगी देख। मैं फट गई भाई थोड़ी देर। भाई मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मैं कह रहा कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं आसपास देख रहा, मैं लोकल बंदा था वहाँ, मैंने एक बंदे को रखा था साथ में घूमने के लिए। यार तू कहाँ गया भाई, इस चीज़ के पैसे दिए, तू कहाँ गया? तो थोड़ी देर मैंने देखा इधर उधर, थोड़ी देर बाद वो बंदा आया, फिर उसने पूछा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसको बहुत समझाना पड़ा भाई। उसके बाद बहुत समझाने के बाद उसने फिर क्या नाम है, फिर उसने देखा कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का थोड़ा नाम लेके थोड़ा लाइट हो जाता है भाई, इंडिया है रिलैक्स हो जाता है थोड़ा। फिर उसके बाद उसने थोड़ी बहुत पूछताछ करी, फिर जाने दिया। फिर उसके बाद सेकंड एनकाउंटर हुआ था जब मैं इन लोगों से मिलने के लिए बुलाया। मैंने इनसे बोला, मैंने इंटरव्यू सेटअप करने के लिए बोला एक बंदे को। ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान की साइड, अफ़गानिस्तान की साइड में एक सिटी पड़ती है हिरात, तो वहाँ पे मैं था। वहाँ पे बोला मैंने भाई कि इंटरव्यू सेटअप करना है, एक बंदे को पकड़ा मैंने, उसके तालिबान के जान पहचान थे, उसके रिश्तेदार वगैरह भी थे उसमें, तो मैं करवा दूँगा। तो कह रहा है कि लेकिन उसकी जो लोकेशन होगी ना वो हमारे हिसाब से होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो हम बता देंगे लोकेशन, वहाँ पे चले जाना, ये लड़का लेके मेरे साथ ही चलना। अब भाई वो लेके गया। अब वो लेके गया, अगर पहले सीधे गए तो सामने खंडर दिखाई दे रहा है। मैं ये खंडर, यहाँ तो बिल्डिंग ही नहीं है। ये खंडर के अंदर ले गया, खंडर के अंदर ले गया तो वहाँ पे एक टूटी फूटी बिल्डिंग जिसमें प्रिंट हो रखे हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उर्दू में, उसके अंदर ले जाके भाई वहाँ पे 4-5 लोग बैठे थे। अब भाई मैं उन लोगों को, अब मैं तो थोड़ा सा फ्रेंडली करके बात कर रहा था भाई, तो सबको लेके चलूँ थोड़ा सा हाय हेलो करके। सही बात है। तो भाई उसको फिर किस को लूँ मैं। थोड़ी देर बाद बंदा पीछे देख रहा हूँ, इतनी बड़ी गन लेके एक बंदा ऐसे दाढ़ी सी रख के एकदम आया यूँ देखता हुआ, फिर वो साइड में बैठ गया। वो शक करे मेरे पे, ये क्या कर रहा है। फिर वो बता रहे हैं ये तो व्लॉग कर रहा है। मैं सोचा मेरा भाई या तो मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, या ये लोग बीच में पकड़ के मुझसे, आप सोच रहे हैं ये मेरा इंटरव्यू ले लेंगे। हाँ सही बात। और आप सोच रहे हैं माहौल लाइट कर लूं, थोड़ा माहौल लाइट कर दूं। दूं। अब भाई असल में वो मजे ले रहे होंगे कि मैं भी कैमरा पे आ जाऊं, जैसे होते नहीं है गाँव के, क्या लफड़ा चल रहा है भाई यहाँ, क्या चल रहा है, जैसे गाँव के आ जाते हैं ताऊ, कैमरा पे क्या बना रहे हो, ये फिल्म बना रहे हो। थोड़ी देर बाद अब भाई वो डरता बंदा क्या ना करता। अब मैंने तो बाद फोन से मैंने जेब से निकाला, मैंने कहा कुछ तो गिफ्ट देता हूँ भाई, इतना इन्होंने साथ दिया भाई। जेब में देखा 500 का नोट पड़ा था, 20-20 के 3-4 नोट पड़े। अब मैंने कहा एक को देंगे नहीं, अब 20-20 के नोट है भाई।
मैंने कहा, पहले बोला मैंने, भाई देख ऐसा है ये ना, ये मैं तेरे को पैसे नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट सुवीनियर है। तो उसने उठाया भाई, उसको नोट वोट दिया उन लोगों को, वो खुश हुए थोड़े से। बोला ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है मेरा, अभी तालिबान और वो कुछ नहीं है, इट्स लाइक ह्यूमन टू ह्यूमन। तीसरा सबसे 2 और इंसिडेंट हुए थे भाई, बहुत ही खतरनाक हुए थे। अभी एक बंदे के यहाँ पे मैं रुका हुआ था, अब वो रोज रात को ना खाना देने आता था मेरे को। उसके घर पे गेस्ट हाउस था, पैसे ले रहा था मेरे से, वो रोज़ खाना देने आता था रात के टाइम पे। एक दिन रात के 9 बजे वो खाना देने नहीं आया, 9:30, 10, 10:30, 11। मैंने कहा यार साला भूल गया, खाना देने नहीं आया, क्यों नहीं आया, मतलब इतना सवाल ला रहे हैं। 11, 11:30 बजे एकदम घबराता हुआ आया, एकदम पसीने पसीने हो रखे हैं भाई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहता भाई मेरी ना बाइक चोरी हो गई और मेरे पैसे छीन लिए। अब मैं सोच रहा हूँ ये साला तालिबान के राज में ऐसे कैसे हो गया यार, ये चोरी हो गई, तालिबान के राज में चोरी हो गई। तो मुझे लगा यार तो ये मतलब पता नहीं ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता। तो अगले दिन सुबह वो आया, कहता है कि अब ना पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है कि मेरी गाड़ी मिल गई है, मेरी बाइक मिल गई है, अब मेरे को वहाँ जाना है, तो तू चलेगा क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या होगा वहाँ पे? कह रहे चोर को अब क्या करेंगे, चोर के साथ वो लोग? कह रहे भाई चोर का हाथ काटेंगे हमारे सामने। भाई पहले तो मैंने कहा कि ये मैं देखूंगा कैसे यार ये सब। फिर मैंने सोचा कि यार चल लेता हूँ, तो बनाना है। क्लिकबेट मिल रहा है। नहीं यार, नहीं मेरे को एक्सपीरियंस भी करना था। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या है, मतलब मैं वो सीन नहीं देखूंगा लेकिन देखता हूँ कि क्या होता है वहाँ पे। अब मैं वहाँ गया भाई, वहाँ पे वो पूरे रास्ते मेरे को डर लग रहा था मैं क्या देखने वाला हूँ आज। वहाँ गया तो वहाँ पे जाके अब वो जो सारा काम हो रहा था वो अंदर अंदर हो रहा था, तो मैं ज़्यादा बाहर ही रहा वहाँ पे। अब इतने में 3-4 तालिबान वाले बंदे खड़े हुए थे, वो पूछने लगे भाई कहाँ से ही हो, हिंदुस्तान से ही हो। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि भाई ये जो आपकी गाड़ी दिख रही है ना, ये इस पर हमें एक बार सवारी करवा दो, मतलब हम है ना। तो भाई हम तो मजाक में ऐसे ही बोल दिया मैंने, मतलब बड़ा हिम्मत करके बोला, कई बार सोचा और रुक गया मैं, फिर 5वीं बार बोल ही दिया मैंने। फिर भाई उन लोगों ने, मतलब बड़ी फ़नी चीज़ है भाई, वो पूरी दुनिया में कहाँ ऐसा होगा कि वहाँ की मतलब पुलिस वाले आपको बिठा के वहाँ पे टूर करवा रहे हैं। मेरे को बिठाया उन्होंने, 2 बॉडीगार्ड बिठाए और हम लोग भाई पूरा उसने सिटी का ऐसा चक्कर लगवाया, 1 घंटे इधर उधर घुमाया और वापस उसने वहाँ पे जाके छोड़ा। और इतने उसका काम निपट गया था, उसका काम निपट गया और हम वहाँ से बाकायदा हाथ काटे उसने बताया। भाई वहाँ पे सारे काम होते हैं, वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम मेरे सामने नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं, लेकिन अंदर आपको हुआ। बाहर कर दिया था उन्होंने, बोला था आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें बाहर रखो। मैं अंदर जाता भी तब भी मुझे वो बाहर कर देते, तो मैंने खुद ही वॉलंटरीली मैं बाहर रहा। भाई देख ही ना पाए नॉर्मल इंसान ऐसी चीज भाई। हाँ नहीं देख सकता यार, हम कैसे देख लेंगे, हम साला मुर्गी कटते हुए नहीं देख सकते, अगर नॉर्मल वेजिटेरियन बंदा हो तो वो तो क्या है। सही में यार, तो मतलब इतने टफ रूल्स हैं वहाँ पे कि बहुत कोई टफ रूल्स है। एक और इंसिडेंस बताता हूँ आपको, वहाँ पे कुश्ती होती है भाई। अब कुश्ती में एक ग्राउंड होता है छोटा सा, और उसके आसपास भाई जैसे लोग बैठे हुए हैं, छोटा सा स्टेडियम बना रखा है कुश्ती के लिए। फाइट हर फ्राइडे को मूवी वाला माहौल चल रहा है। हाँ प्रॉपर दंगल वंगल चल रही है भाई। अब भाई वो दंगल चल रही है और पूरे लोग भाई चिल्ला रहे हैं, कुश्ती कुश्ती। एक तो अफगानिस्तान जैसी जगह, इतने इंटेंस लोग, दाढ़ी और बंदूक ले लेके इतने तालिबान के लोग, उसके अंदर कुश्ती चल रही है। और मेरे को मेहमान देख के उन्होंने ना ग्राउंड के अंदर एंट्री दे दी, तो सब लोग बाहर बैठे, मैं ग्राउंड में अंदर किनारे बैठा हुआ उधर जमीन पे, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। लोग अंदर से ऐसे झांक रहे हैं भाई ये कौन बैठा है, कौन बैठा है। उनको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं कि कौन है बंदा कैमरा लेके क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। आप डरे नहीं कभी मुझे ही बैठा दे अंदर, भाई पार्टिसिपेट कर रहा भाई कैसे धक्का दे शुरुआत चल पहलवान भाई तो तू इसको भाई को पहनाई अपनी लंगोट जो उतर रही चल भाई से कहते अच्छा इससे नहीं लड़ेगा, चल शीतल से लड़। शीतल आ रहा है वहाँ। शीतल आ रहा है भाई, शीतल कौन है भाई? डर तो यही लग रहा था मेरे को, ये मेरे को यही डर था भाई कि मेरे को भाई मेरे को मजाक भाई क्या पता भाई, क्या तो किसी का दिमाग फिर गया, क्या बोल दे। सोच भाई को उतार दिया भाई ने अपने कैमरे से, किसी और को ये बनाओ जरा भाई तो मेरी वीडियो बना, क्या नाम है, मैं वो बैठा हुआ डर तो रहा था कि ये क्या होने वाला है भाई। थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया, मैंने देखना, मैं भी इंजॉय करने लगा ये सामने क्या चल रहा है। अब भाई मैं भूल गया इतनी देर में मैं कहाँ बैठा हूँ कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई, लड़ाई हो गई अंदर। अच्छा भाई कोई तो कुछ डिसीजन हुआ, कोई रेफरी का पसंद नहीं आया, बंदा भागता हुआ अंदर आया भाई, धक्का मुक्की करने लगा। फिर वहां से एकदम भाई बंदूक तन गई, दो बंदे उसकी तरफ भाग रहे हैं भाई। उस समय सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था
कि यहाँ तो आज मेरी लिंचिंग हो जाएगी, मैं ही दब जाऊंगा जब पूरा ग्राउंड ऐसे अंदर आ जाएगा। रेफरी पेल दिया उन्होंने। भाई रेफरी पेलने को रेडी है भाई, वहाँ तो बंदूक का, सबके पास बंदूक है, कुछ भी हो सकता वो वाली बात हो गई से एडी गुरेरो ना पेल दे, रेफरी है। यार क्या बकचोदी है यार एडी गुरेरो। एडी गुरेरो तगड़ा सही में, रेफरी में ही मारा है चेयर खींच के पीछे से। सही में भाई, वही सीन हो गया था वहाँ पे। मतलब फॉर्चुनेटली इतना सीन खिंचा नहीं, उसको पकड़ के उन्होंने तालिबान वालों ने बाहर किया भाई। लेकिन मतलब जब आप अफगानिस्तान में होते हो ना यार, कुछ भी कहो, मतलब आपको कुछ नहीं पता, मतलब इवन दो सब कुछ सही है अभी, लेकिन फिर भी एक अब जाओगे फिर से जाओगे वहाँ पे? शायद नहीं, मतलब वहाँ के लोगों को, मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि एक रीज़न था उसका। एक विलेज में मैं गया, तो वहाँ पे विलेज के लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा खाना पीना बढ़िया, इतना अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। पूरा अफ़गानिस्तान घूम घाम के वापस घर पे आया। अब सोच रहा हूँ, मतलब अपने वही भाई एक मेमोरी होती है कि ये इतना दिमाग में चल रहा है, ये सब कितना मज़ा है ये वो। ऐसे यूट्यूब पे ना एक डॉक्यूमेंट्री दिख गई मेरे को और मुश्किल से 1 महीने पुरानी थी। अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री थी वो। उस डॉक्यूमेंट्री में मेरे को पता लगा कि भाई जिस विलेज में मैं था, उधर ही पहाड़ियों पे एक अलग ग्रुप एक्टिव है जो इन लोगों को हटा के वो करना चाहता है। तो वो उनका ये मानना है कि जिस मकसद से ये लोग यहाँ पे रिजीम में आए हैं वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे वो लोग। तो वो एक बहुत पॉपुलर ग्रुप है, आप जो समझ सकते हो उसका नाम। तो वो लोग वहाँ पे एक्टिव थे, और जब मैं वहाँ था उस समय भी वो चीज़ें होती रहती थी कभी कभी। तो एज ए फॉरेनर देखो, अफ़गानिस्तान में मतलब द थिंग इज़ कि आपको कुछ भी हो सकता है, लाइक वो आपका यूज़ कर सकते हैं, आपको हॉस्टेज बना के यूज़ कर सकते हैं। तालिबान नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान तो रिजीम में है, उनको तो पैसे चाहिए, उनको लेजिटिमेसी चाहिए, उनको वैलिडेशन चाहिए बाकी कंट्रीज से कि हमें गवर्नमेंट की तरह स्वीकार करो। लेकिन ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। तो ये होती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें। भाई वैसे आप इतनी कंट्रीज गए हो, सबसे ज़्यादा सुंदर कंट्री कौन सी लगी आपको कि भाई लोग जाए वहाँ पे? मेरे को मॉन्टेनेग्रो बहुत सुंदर लगा, देखने के मामले में बहुत अच्छा लगा। रशिया भी एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। हाईली मुझे लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल रीजंस लोग मतलब थोड़ा रशिया जाने से डरते हैं, बट रशियन लोग बहुत अच्छे हैं। रशिया इतनी डाइवर्स है कि आपको यूरोप वाली ब्यूटी भी मिल जाएगी, एशियन ब्यूटी भी मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, लाइक सब कुछ है उसके अंदर। तो और हमारे लिए तो बहुत आसान भी है, तो हमें जाना चाहिए। इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे लोग? रशिया के अंदर कम लोग बोलते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तो वहाँ भी ट्रांसलेटर लेके काम बनता है? ट्रांसलेटर लेके, गूगल ट्रांसलेटर बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो भाई 2-3 दिन एक ट्रक में मैंने व्यतीत किए थे रशिया के अंदर। रशिया के अंदर क्या हुआ था कि मैं ना, अब आपको हिचाइकिंग पता क्या होता है? हाँ, कि आप मदद लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मेरा वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस भी है। तो मैं हिचाइक कर रहा था एक जगह, ठीक है। तो एक सिटी थी क्रास्नोयार्स्क, वहाँ से मेरे को जाना था, नहीं एक सिटी थी इरकुत्स्क से मुझे क्रास्नोयार्स्क जाना था, लगभग 2000 किलोमीटर के करीब कुछ डिस्टेंस था। तो मैंने एक लिफ्ट ली। अब लिफ्ट लेना स्टार्ट किया तो एक बंदा पहला मिला, अब पहला बंदा हर देखो, अब क्या होता है हिचाइकिंग का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे हैं। एक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपको कौन इंसान मिलने वाला है सामने, और उसके साथ आपकी क्या बात होगी, उसकी क्या कहानी होगी। यही चीज़ इंटरेस्टिंग है हिचाइकिंग में, अनसर्टेनिटी। तो वो बंदा मिला और वो ना प्रॉपर रिलीजियस बंदा था, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था। मैं ट्रांसलेटर के थ्रू उससे बात कर रहा था गाड़ी में बैठ के। तो ना ऐसे चलते चलते भाई मैं इतनी गाड़ियाँ तो मैंने ठुकती हुई देख ली। 150 से कम गाड़ी नहीं चलती रशिया के अंदर हाईवेज़ पे। तो वही इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है। अब अचानक से भाई उसके 3-4 बजे कुछ, और उसने ऐसे टाइम देखा, जेब से निकाली बाइबल, एक हाथ से स्टीयरिंग और एक हाथ से बाइबल पढ़ रहा है। हाँ, मैं कह रहा भाई मेरे को तो तू लग रहा है वहीं पहुंचाने के मूड में पूरा। हाँ, मैं आज जीसस से ही मिलेंगे। मैं भाई जीसस से ही मिलेंगे। भाई ने भी चालू कर दी हनुमान चालीसा। मेरा यीशु मेरा यीशु। मुझे लगा भाई मेरी अस्थि तो मुझे लग रहा बैकाल में भाएंगे यहाँ है। तो भाई वो क्या नाम है, वो पढ़ रहा है, और मैं ना आधा मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, मैं क्या करूँ भाई, मैं हंस भी रहा हूँ और मेरे को डर भी लग रहा है क्या कर रहा है। अब वो उसको क्या बोलूँ मैं, चुपचाप रहा। मैंने चल चला ले, आज भगवान की मर्जी है, जैसा जिंदा बचेंगे तो बचेंगे।
थोड़ी देर बाद अब हो गया, अब ये ना, ये जो रीजन की बात आ रहा हूँ सिटी की, अब ये बात है साइबेरिया एरिया में, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, दुनिया के सबसे स्पार्सली, जैसे मैं बताया ना आपको, मतलब 150-150 किलोमीटर तक आपको ऐसा हो सकता है कुछ भी ना दिखाई दे सड़कों पे। जैसे हमारे यहाँ तो ढाबे दिख जाते हैं, है ना, कई चीज़ दिख जाती है हमें, अब बहुत कम होता है कि बहुत खाली एरिया मिल जाए। अब एक जगह पे रात को मैंने देखा कि ऐसे ना टाइगर भी मैंने ऐसे क्रॉस करते देखा सड़क के बीच में से, फॉक्स क्रॉस करते देखी, क्योंकि प्रॉपर वाइल्ड एरिया है वो। रात के बज गए 8, अंधेरा एकदम, बहुत ठंड हो गई थी उस समय पे भाई। सामने से ना अंधेरा बिल्कुल हो गया, अब सामने से नहीं कि ट्रक खड़ा हुआ था किनारे, क्योंकि हमें तो गाड़ी भी नहीं दिख रही थी आसपास जाते हुए, एक ट्रक खड़ा हुआ था, इसकी वो पीछे से वो लाइट जल रही थी उसकी, तो उसने ना रोक ली वहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बंदे ने मतलब अनजान जगह पे ऐसे कैसे गाड़ी रोक ली यार, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग डरते हैं कि यार अंधेरे में किसी को लिफ्ट ना दें, कुछ भी हो सकता है। भाई उसने गाड़ी रोक ली और वो उतरा नीचे और उसने उससे कुछ बात करी। उसने बोला भाई गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी ख़राब हो गई, अब मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे में सही हो जाएगा, चलेंगे। अब उसने उसकी हेल्प करनी स्टार्ट करी। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि भाई हेल्प कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ काबिले तारीफ़ चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि बिना हेल्प के काम नहीं चल सकता। अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो कल को कोई बंदा ऐसे ही खड़ा खड़ा मर जाएगा वहाँ पे। वो तो कहो कि गर्मी का समय था, ठंड के समय तो वो अकेला अगर फंस जाए और गाड़ी ना आए रात को तो क्या होगा। तो 1-1.5 घंटे उसने उसकी मदद करी, मैं खड़ा रहा वहाँ पे। अब उसने उससे कुछ तो बात करी मुझे दिखा के, ऐसे ऐसे करके, ये बंदा है ना ये ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा, नहीं मेरे बारे में बात चल रही है। ऐसे मैंने ट्रांसलेटर ऑन किया थोड़ा सा, मैंने कहा लगाया हुआ है ऑडियो ऑन करके, सुनूं तो सही क्या बात चल रही है, मेरे को कुछ सही बात है। हाँ, कभी मेरी फील्डिंग सेट मेरे को ही निपटाने के चक्कर में हो। बंदा है ना, इसे जीसस से मिलना है। से मिलना है, मैंने तो ट्राई कर लिया बाइबल पढ़ के, अब आगे तू देख लियो। तो फिर भाई मैंने उससे बात करी, तो उसने उससे बात करी। थोड़ी बात उससे कहता है कि अब तू ना आगे के रास्ते पे इसके साथ चला जा। अब मैं भाई वो अनजान बंदा, अब सोचो वहाँ पे दूसरी गाड़ी कोई नहीं, मैं कैब नहीं कर सकता, गाड़ी बस कुछ नहीं कर सकता, जंगल के बीच में हूँ मैं। और वो बंदा जिसके साथ जाने की बात कर रहा है ना, वो मेरे को ऑलरेडी घूर रहा है ऐसे, पता नहीं जज कर रहा है क्या कर रहा है। चलो कोई ऑप्शन नहीं है, तो गाड़ी के अंदर बैठ गया मैं। अब उसने ना थोड़े से ऐसे, मैंने उससे ना थोड़ा सोचा कि उससे थोड़ी सी ना वो करता हूँ, बातें करता हूँ। मैंने बोला भाई आपका नाम क्या है, वो ये उसकी रशियन में ऐसे, तो उसने नाम बोला। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने ही वाला था, उसने ऊपर से ऐसे लाइट बंद कर दी। बात मत मेरे कर को मुझसे। सुननी भैया, मेरे को नहीं सुननी जो क्या बोल रहा है, मेरे को गाड़ी चलाने दे चुपचाप। अब मैं उसके रहमो करम पे हूँ भाई, सीधी बात है, रात का समय है, कुछ नहीं कर सकता मैं। थोड़ी देर बाद बंदा आगे गया और गाड़ी रोक ली, कहता है अब मैं ना 3 घंटे सोऊंगा। अब वो बंदा सो रहा है और मैं ऐसे फ़ोन देख रहा हूँ कि ये साला कब उठेगा, कब गाड़ी चलेगी, कब मैं पहुँचूंगा, क्या होगा, कहाँ उतारेगा, मुझे ये नहीं पता। थोड़ी देर बाद भाई वो बंदा उठा, 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी चलाई और मुश्किल से 20 किलोमीटर आगे गया होगा। अब कहता है अब भाई मैं यहाँ से मोड़ रहा हूँ, तू अपना देख ले। भाई उसने उतार दिया मुझे। अब जहाँ पे मैं हूँ भाई, वहाँ पे साइबेरियन बेयर्स 600-600 किलो के बड़े बड़े भालू ऐसे ही दिखते रहते हैं वहाँ पे आपके। मैंने खुद अपनी आंखों से टाइगर देखा है, और वहाँ पे उसने जंगल के किनारे मुझे उतार दिया, कह रहा है कि अब तू देख ले कुछ। मैंने उससे 1-2 बार रिक्वेस्ट करी कि भाई पैसे ले ले मेरे को। वहाँ कहता है कि नहीं मेरे को तो भाई मेरा कंसाइनमेंट है, मेरे पीछे माल पड़ा हुआ है, मेरे को तो माल इधर जाना है, तो मैं तेरे को तो नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। अब मैं उतर गया वहाँ पे। अब मेरे ये डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से पीछे से ही कोई आके मेरे को ना दबोच ले पकड़ के, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। रात का टाइम है, 2:30 बज चुके हैं रात के। इक्का दुक्का गाड़ी आती दिखाई दी। मैंने सोचा अब ऑप्शन क्या आएगा बंदे पे, चलो किसी और से मदद मांगते हैं भाई। अब ये सब चीज़ें मैं एडवेंचर के लिए कर रहा था, मुझे नहीं पता इतना तगड़ा एडवेंचर हो जाएगा मेरे साथ। मैंने ऐसे ऐसे करके 1-2 गाड़ियों को रोकने की कोशिश करी, वो रुके ना। फिर मैंने सोचा ये नहीं रुकने वाले, एक तो रात का टाइम, मैं फॉरनर शक्ल से दिख रहा हूँ, बाहर का हूँ, नहीं रुक रहे। फिर मैंने फ़ोन में देखा कितना दूर है भाई, क्या नाम है, नेक्स्ट कोई बस स्टॉप है कुछ पास में, कुछ तो होगा। 10 किलोमीटर दूर कुछ बस स्टॉप दिखाई दिया। मैंने लगाए भाई किशोर कुमार के गाने, मैंने कहा जय माता दी और चलो पैदल चला 10 किलोमीटर पैदल चलने का। और मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मुझे तो 3:30 पौने 4 का आसपास टाइम हुआ, रोशनी होनी स्टार्ट हो गई वहाँ भाई। लेकिन वो एक इतना स्केरी एक्सपीरियंस था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मतलब
ये स्टोरी वो होती है भाई कि जब आपके साथ हो रही होती है ना तब आप डलते हो, कई इमोशंस आते हैं आपके अंदर, लेकिन जब पूरी हो जाती है ना पीछे मुड़ के देखते हो तो एक यादगार हो जाती है। सही बात है भाई। आप तो फिर भी 10 किलोमीटर चल दिए, कोई बंदा होता वो कहता मुझे ले चल तू साथ वापस अपने, कह रहा हूँ जहाँ कंसाइनमेंट दे रहा है वहीं उतार दे। वही उतार दे। मैं तो जिंदगी मौत का सवाल था भाई, तो मैंने अब हाँ मेरे आप लोगों ने बात सही कही कि ऐसा भी सोचना चाहिए था, नहीं चला भाई मेरा दिमाग। अब शायद इसलिए भी क्योंकि वो बंदा फ्रेंडली नहीं था। हाँ, जब पहले क्वेश्चन के बाद ही लाइट बंद कर दी। हाँ, शायद उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा था, तो इस चक्कर में भी मैंने नहीं पूछा होगा उससे। वो म्यूजिक सुनते हैं वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स? भाई सुनते, म्यूजिक के बिना काम नहीं चलता। कैसा म्यूजिक प्ले कर रहे थे वो ट्रक में? भाई एक ट्रक ड्राइवर था, एक ट्रक ड्राइवर के साथ लिफ्ट ली, बंदे के साथ ऐसा फंसा मैं। उससे मैंने एक बार मैं गया वैसे ही पेट्रोल पंप के पास, मैंने खड़ा हुआ था ट्रक, मैंने पूछा भाई मेरे को जाना है इधर, तू चलेगा क्या? उन्होंने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या उसको आया, वो नीचे उतर के आया और फिर कहता है कि कहाँ जाना है तेरे को? मैंने कहा यहाँ जाना है। कहता चल, कह रहा मेरे को 40 किलोमीटर पीछे जाना है, उसके बाद फिर मैं तेरे साथ चलूँगा। तो मैंने कहा, कह रहा डायरेक्ट वहाँ जाऊँगा। मैंने कहा चल। अब मुझे लगा 40 किलोमीटर 1-2 घंटे की बात है। वहाँ पीछे गया बंदा, वहाँ जाके भाई उसको कहता है मेरे को माल लोड करना है। तो मैंने कहा माल लोड 2 घंटे 3 घंटे? भाई पूरा ना 24 घंटे ट्रक वहाँ खड़ा रहा। अरे और भाई वो 24 घंटे ऐसी जगह पे, वो सिटी के बाहर वो ट्रक खड़ा हुआ है और मैं बैठा हूँ। अगर पास्ता खाएगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा। अब उसको भी मन लगा रहा है, उसको मन भी, अब उसको भी एक बंदा मिल गया भाई, मैं तो अकेला इतना दूर जाऊंगा, ये बंदा मिल गया भाई तू आ जा लपेटे में। फिर उसने भाई बिठाया, लेकिन अच्छा भी बंदा था यार, मजाक की बात अलग है, बहुत बढ़िया बंदा था। उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे उसका बच्चा होता है, जैसे उसका जैसे चाचा भतीजा वाला होता है ना सिस्टम है, अंकल है आपका, ऐसे ट्रीट कर रहा था यार वो। भाई वो बंदा, उसने देखा मेरे हाथ में ना लाइक कि मैं ड्राई फ्रूट लेके चलता हूँ, थोड़े खाता रहता हूँ, तो उसने देखा वो ख़त्म हो गए। तो नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे वो रुका, उसने वो चीज़ मेरे से ले लिया है। 1-2 बार फिर मेरे को ना शक हुआ, ज़्यादा मेहरबान हो रहा है गुरु, क्या चक्कर है? फिर मैंने क्या पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो मैंने कहा भाई कहीं कहीं कुछ और इरादा हो, साला शौकीन तो नहीं है कुछ और लेने का, इरादा हो। पहले दे रहा है फिर लेगा। भाई पूछना भी जरूरी था। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो तो अगली जगह पे मैं उसको कुछ बहाना मार के उतर जाऊंगा। तो उसने कहा भाई मेरी 2 बेटियां हैं यार। मैंने कहा, फिर मेरे को समझ आया बंदा अच्छा है, वाकई में अच्छा है। फिर दिखाया उसने कि मैं मिलिट्री में रहा था, पूरे रास्ते गाना सुनते। भाई उस बंदे के अंदर इतनी पेशेंस की, मतलब ट्रांसलेटर ढंग से काम नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा है, बार बार कह रहा है कि ये तुम्हारा अपना घर समझो। फिर मैंने कहा भाई सोएगा कहाँ पे? मैं कहाँ सोऊंगा, पीछे एक ही बेड दिखाई दे रहा। तो अगला सवाल, बार बार वो ख्याल ही आ रहा है। बार बार वो ख्याल है ना, कंफर्म करूँ भैया कुछ कुछ हो सकता है। फिर तो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू पीछे सोइए मैं आगे सोऊंगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो बंदा वाकई में बहुत बढ़िया था भाई। उसके बाद उसने मेरे को, मतलब मैं उसके साथ लगभग 2.5 दिन उसके ट्रक में रहा, ट्रक में सोया उसके साथ, मतलब उसका ट्रक खराब हुआ तो सब कुछ, मतलब इतना एक पूरा एक्सपीरियंस था यार वो। भाई अलग एक्सपीरियंस ले रहे हो यार आप ट्रक ड्राइवर्स के साथ यार, हाँ मतलब यार, ऐसे वो- देश में वो यहाँ पे। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था लेकिन यार। ये रशिया में ही हो सकता है, कोई इंडियन ट्रक ड्राइवर के साथ लेके दिखा दे ये एक्सपीरियंस। नहीं हो पाएगा, नहीं हो उसे पाएगा भाई। उल्टी ले आके बेकार हो जाएगा वो। बस आदमी एक चीज की ऐसे गारंटी है, चलाएगा। गाने तगड़े मिलेंगे, उसके अलावा कोई गारंटी नहीं। कहा आए हो मेरी जिंदगी जीता था जिस अच्छा वो गेम भी तो आ गया आजकल, वो जो ट्रक सिमुलेटर वाला, वो जो इंडियन वो पहाड़ी से भाई भी वो कूदा बस था बस भाई भी वो। चलाते हैं, बस बस चला के कहीं पहुंचा रहे होते हैं, ये सही। और ऊपर भी पब्लिक बैठी हो और अंदर भी बैठी भाई हो। बड़े एंटरटेनिंग है भाई वो। देखता क्या गेम बनाया भाई, एकदम इंडिया वाली फील। और वैसे पार्टी वार्टी करते हो आप, कहीं जाते हो तो शौक है? थोड़ा बहुत थाईलैंड में जब 1-2 फर्स्ट टाइम, अच्छा मेरी स्टार्ट ही थाईलैंड से हुई थी, मतलब सबकी थाईलैंड से ही होती है भाई। तो मेरा क्या हुआ था भाई कि मैं ना अच्छा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था पहले, तो इससे पहले तो जब कंपनी थी, अब म्यूज़िक कंपनी थी, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग कंपनी थी, तो उसमें मैं काम करता था, काफ़ी पॉपुलर कंपनी थी वो। तो उसमें उनको फंडिंग मिली 100 करोड़ की। भाई उन्होंने पूरी टीम ले गए वो थाईलैंड। तो मैं एक्सीडेंटली लाइक ट्रैवलर बना जब वो पहली बार ले गए। हाँ थाईलैंड ले गए भाई, पूरी स्पॉन्सर ट्रिप। वहाँ पे खूब मज़े किए, वहाँ पे पार्टी वार्टी भी करी, क्योंकि सब वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल पहली बार हम इंडिया से बाहर गए थे और सारे ऑफिस के दोस्त कलीग्स वगैरह भी थे, तो वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया।
हाँ वहाँ तो एंजॉय आता ही है। हाँ, तो वहीं से मेरी स्टार्ट भी हुई है एक्चुअली ट्रैवलिंग का। मतलब फर्स्ट जो मेरे को चस्का लगा ना बाहर का, वही देख के तो लगा। कैसे लगा जब वो रोड पे चलते हुए बोलते हैं बूम बूम कहाँ मसाज? यार वो उनकी इकनॉमी, आपको पता है थाईलैंड की इकनॉमी उसी चीज़ पे डिपेंड करती है। तो यार उनका सिस्टम है, जजमेंट क्या है, जिसको मन लग करता है वो करे, जिसको नहीं करता। वैसे थाईलैंड और बाली बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे वैरायटी बहुत है, नेचर भी है, क्लबिंग भी है, दिल भी लगा रहता है, स्काई स्क्रैपर्स भी हैं। अगर बैंकॉक चले जाओ तो बहुत डाइवर्स है। यूरोप साइड जाके वो 100 गुना महंगा एक्सपीरियंस आप यहाँ पे ले सकते हो बाली थाईलैंड जैसी जगह पे। बीचेस भी अच्छी हैं यहाँ की, सब कुछ है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। थाईलैंड को लोग केवल इस चीज़ के लिए जज करते हैं, बैंकॉक और पटाया के जैसे बहुत है, चियांग माई, चियांग राय, भाई बहुत हैपनिंग जगह है, बहुत बहुत हैपनिंग happening, कंट्री। मन लगा रहा है बंदे का, मतलब बंदा वहाँ डिप्रेस हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। नेचर बहुत अच्छा है वहाँ पे। सब कुछ इवन है। बाली में, बाली भी बहुत अच्छी और जगह ये है। सारे अंग्रेज वहीं आते हैं ज्यादातर, पार्टी वहीं करते हैं और सब मतलब ये 2-2 महीने 3-3 महीने रुक के जाते हैं। अरे भाई इन लोगों का क्या है यार, इन लोगों का सीन अभी मैं बता रहा हूँ। इन लोगों का सीन ऐसा है ना भाई कि जो बंदा सुन ले, तो आम बंदा सुन ले तो कहेगा मैं क्या ही कर रहा हूँ ज़िंदगी में। एक बंदा अभी ईरान के अंदर मिला ऐसी, वो जनरली यार क्या हो गया ना, इतना ट्रैवल कर लिया ना, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी क्या ही कहानी होगी, ये क्या ही, मतलब पहले बहुत एक्साइटमेंट होती थी हर एक बंदे को जानने के लिए कि क्या है। तो मेरे को ना, मुझसे ज़रूरत पड़ गई ना, मुझे उससे थोड़े डॉलर के चेंज लेने थे। मैंने कहा इसके पास पड़े होंगे, इससे लेता हूँ। मैंने बात करी, फिर मैंने कहा भाई तू कहाँ से आया? कहता भाई नीदरलैंड से आया हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या करता है? कहता मैं तो कूड़ा बीनता हूँ वहाँ पे। और वो कर क्या रहा था, वो पूरे ईरान और पूरा सेंट्रल एशिया पूरा गाड़ी से वहाँ से टर्की के थ्रू होके आया, पूरा घूम रहा है। आप सोचो वहाँ पे कूड़ा बीनने वाला बंदा दुनिया घूम रहा है। भाई ऐसे ही मैं एक बंदे से मिला, अभी माल्टा में था, फ्रांस में। तो मैं कहता आप कब तक हो? मैंने कहा मैं तो 2-3 दिन हूँ। मैंने कहा आप कब तक हो? बस उससे पूछा, कह रहा बस कल जॉब पे जाना है। मैंने कहा अभी तो तू यहाँ मौज काट रहा है मेरे साथ। कह रहा कल मेरी 6 घंटे की फ़्लाइट है, 3 घंटे पहले फ्रांस, फिर वहाँ से मेरा टाउन बहुत दूर है, वहाँ से ड्राइव करके जाऊँगा, 4 बजे जॉब पे जाना है। मैंने कहा ऐसी बहुत तकड़ी जॉब होगी भाई जो इतना। मैंने कहा क्या करता है? कह रहा ब्रो ग्रोसरी स्टोर पे काम करता हूँ, ईजी मनी, जो पैसा मिलता है उससे नए देश निकल जाता हूँ। तो 2-2 दिन के लिए निकल जाएगा वीकेंड पे, पूरा वीक आप ग्रोसरी स्टोर पे काम करो फिर निकल जाओ। मैंने कहा यार ये सही है। ऐसे ही वहाँ भी तो कोसमू ही गए थे हम, वहाँ पे ट्रैवलर्स बात तो करते रहते, तो एक लड़की ऐसे ही पूछ लिया मैंने, भाई क्या करती है वो? तो कह रही मैं तो कुत्ता घुमाती हूँ, यूके में रहती हूँ। मैंने कहा ये सही है भाई, कुत्ता घुमाने वाली यहाँ घूम रही है और उसके पीछे लड़के यहाँ घूम रहे हैं। भाई बहुत उसके पीछे सोचो कुत्ता भी इंडिया, घुमाती हूँ, लड़की भी घुमाती हूँ, लड़की भी घुमाती हूँ। उसके पीछे इंडिया के पीयूष गुजर भाई घूम रहे हैं। आलिए रे अच्छा, इनका भाई एक अलग पैराडॉक्स है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें ना बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इनके पैसे बचते हैं बाहर घूमने में। अब नीदरलैंड का बंदा नीदरलैंड में रहेगा, वो वहाँ के हिसाब से रुपए में एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 5 लाख रुपए में से 5 लाख खर्च ही हो जा रहे हैं वहाँ। वो सोचा भाई वहाँ से बाहर निकल के पूरा एशिया घूमूंगा, पैसे भी बचाऊंगा, राजा की तरह जीऊंगा। और वो लंबे टाइम के लिए भी तो ट्रैवल करते हैं, ये भी तगड़ी चीज़ है। हम लोग घूमेंगे 7 दिन 10 दिन, वो आते हैं 2 महीना 3 महीना, हॉस्टल में रहेंगे, बैक पैकिंग करेंगे बढ़िया सा। करेंसी की बहुत एडवांटेज, करेंसी की एडवांटेज भाई, वहाँ का गरीब बंदा मतलब उसके लिए घूमना है, उसको घूमने में पैसे बच रहे हैं, आप सोचो। और वैसे ज्यादा खर्च नहीं करते, वो यूं ही घूमते हैं ऐसी गरीबी में ही। वो हमसे ज्यादा कंजूस होते हैं। हाँ वो ट्रैवल करते करते काम भी तो कर लेते हैं, बारटेंडर बन जाएंगे, किसी हॉस्टल में लग जाते हैं, हॉस्टल काम के भी कर लेते रिसेप्शन पे काम लग उन्हें ये होता जाएगा। है किसी से मिल लूं, सुबह की मील काट दे वो मेरी, वो रात की काट दे, 1-8 किलो में दारू पिला दे। ये तो ये अंग्रेज आ रहे हैं। हाँ भाई, हर तरीके का आदमी है, बिल्कुल सही बात है। और इन लोगों का सिस्टम भाई, बट इनकी एक चीज अच्छी लगती है भाई, ये फिटनेस को लेके बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये बात ये तो है। एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। मतलब मैं जैसे पेरिस की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पे गया, वहाँ सब फोटो वोटो खींच रहे, वहाँ स्टेयर्स चढ़ने को थी, तो भाई वहाँ पे स्टेयर्स पे एक्सरसाइज चल रही, बहुत लंबी स्टेयर्स पे वो लोग, और ग्रुप्स में, और 40-40 साल के लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, हाँफ रहे हैं, ग्रुप में मैराथन भाग रहे हैं। और हर जगह, चाहे माल्टा में था मैं, चाहे स्विट्जरलैंड में था, बहुत एक्टिवली लोग भाग रहे हैं इन भाई ये चीजों में हमने भी तो आगे देखा ही हैं। है। अगर जब हम गए थे थाईलैंड वाली, वहाँ पे हर बंदा की तगड़ी बॉडी, लड़कियां भी इवन फिट रहती हैं, और दिखता है कि यार ये अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, fitness पे मतलब बहुत ध्यान ट्रैवल देते हैं। करते हुए भी और वो इंडियन चीजें लौंडे तो करते भाई हैं। अलग ही दिखता है, कोई मोटा है, कोई गिट्ठा है,
किसी की तोंद निकल रही है, मोस्टली ऐसे ही होते हैं यार वो ये है, अभी थोड़ी आप देख रहे होगे अवेयरनेस अभी थोड़ी बढ़ने लगी है। अब तो कितने क्योंकि ये जाने लग गए ना भाई, देखे लग गए कि अच्छा इसकी बॉडी है, हम भी करते हैं workout। वही ये आ रहा है अब इंडिया में। लोग वही है, देख देख के सीख रहे हैं, अच्छी बात है यार। हाँ नहीं, बढ़िया बात है भाई, अपना अच्छे से ग्रूम्ड रहो बहनचो। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों का खाना भी ऐसा है ना यार कि मतलब हमारे लगता है पेट पे सीधा। भाई से बहुत ज्यादा जंक है वैसे, है नहीं? हाँ मतलब हमारा खाना टेस्टी भी है, टेस्टी हुआ भी क्या है। है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा खाना और ज्यादा जितना स्पाइसी होता चला गया। फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में आलू खाते हैं यार, ये आलू 200-300 साल पहले खाते ही नहीं थे इंडियन लोग, क्योंकि इंडिया में था ही नहीं, ब्राज़ील वगैरह से आई हुई चीज़ें हैं ये सब, साउथ अमेरिका से आई हुई। तो आलू खा रहे हैं हम लोग, चाय पी रहे हैं। चाय कौन पीता था? चाय तो आलू अंग्रेज तो लेके आधे आए। ज्यादा गैस बना रहा वही तो गैस बना रहा है। है, ज्यादा से ज्यादा आलू ही गैस बना। आलू भाई उसमें भी क्वालिटी भी तो गिरती जा रही है, तेल वेल की, तेल हर की चीज क्वालिटी की। कुछ भी वही। भाई चाय को तो पानी बना रखा है इंडियंस ने। चाय को तो ऐसा हो रहा है कि दिन में चाहिए 6-6 बार। वो भी इंडियन की नहीं है भाई, वो भी लेकिन भाई बाहर से ये है कि जब बाहर जाओ, इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, तो चाय जरूर ऑर्डर होती है कि भाई एक चाय पिला दे यार। उसी से होम फील होता है भाई, होमली उसी से चाय फील का होता है। वैसे सच में एक अलग मजा है भाई, कोई माने या ना। भाई वो टेस्ट डेवलप हो गया है, हम इंडियंस में क्या करें, नहीं कर सकते अवॉइड यार। चाहिए 4 बजे 5 बजे चाय। आदत पड़ गई यार, मैं भी बड़ी मुश्किल से छोड़ी है भाई। 2 टाइम पीता था, अभी 1 टाइम पी रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से छोड़ी है चाय। भाई करते रहो, अच्छी करते नहीं रहो, है क्या भाई, दिक्कत है? तो कॉफी है। सही है भाई। ऑल राइट भाई, मजा आ गया आपके साथ बात करके, और उम्मीद है जनता को भी इस एपिसोड में मजा आएगा। फिलहाल बातें तो चलती रहेंगी, पर हम आपसे कहेंगे कि भाई अगर आपको ट्रैवल पॉडकास्ट में मजा आ रहा है तो जरूर आप नीचे कमेंट कर दीजिए। ये भी बताइए कि आप कौन सी कंट्री, कौन से रीजन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ये पॉडकास्ट लगा कैसा, इसके बारे में भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। विशाल भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ पे गोल बटन आ रहा है। भाई का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था, जाओ जाके जितनी भी वीडियोज़ की हमने बात करी है वो सारी भाई के चैनल पर आप खुद देखो। और बस यार, आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो भाई लोगों को? बिल्कुल भाई, मेरे को ना बहुत मज़ा आया तीनों भाइयों से बात करके, और मैं बहुत टाइम से ना लाइक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं, इतना डाइवर्स कंटेंट। पॉडकास्ट बहुत लोग बना रहे हैं, सीरियसली बना रहे हैं भाई, सीरियसली, लेकिन मज़े में जो बना रहे हो ना वो आप लोग बना रहे हो भाई। भाई मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए यार। मौज मस्ती रहनी है, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए बस। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज टू इन्वाइट मी ऑन दिस शो, एंड उम्मीद है फिर मिलेंगे हम लोग। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। और जनता को मज़ा आया तो भाई पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो, हम भाई के साथ दोबारा एक एपिसोड करेंगे। और बस यार यही कहेंगे, मौज मस्ती आप भी मत रोको, घूमते फिरते रहो, और टाटा बाय बाय, सी यू, ध्यान रखो। बाय।